नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि जागरण पर। और मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त और इस सेशन की होस्ट फारूक यादव। दोस्तों, आज हम जिस खास दिन को सेलिब्रेट करने के लिए इस मंच पर इकट्ठा हुए हैं, वो नायकों के नाम हैं जो बिना किसी प्रसिद्धि के चुपचाप हमारे समाज की सेवा करते हैं। जी हाँ, आज विश्व पशु चिकित्सा दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटरनरी डे है। आपको बता दें कि ये दिन हर साल अप्रैल महीने के आखिरी शनिवार को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि हम उन वेटरनरी डॉक्टरों को सम्मान दे सकें जो पशुओं की देखभाल और उनकी बीमारियों के इलाज और उनके स्वास्थ्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इस दिन का उद्देश्य न केवल पशु स्वास्थ्य की देखभाल करना है, बल्कि पशु क्रूरता को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के बारे में जागरूकता फैलाना भी है। चाहे वो हमारे पालतू जानवर हो या खेतों में काम करने वाले मवेशी, इनकी सेहत का सीधा असर हमारी जिंदगियों पर भी पड़ता है। और इस कड़ी को मजबूत बनाते हैं हमारे पशु चिकित्सक। बात करें थीम की, तो इस साल वर्ल्ड वेटरनरी डे की थीम एनिमल हेल्थ टेक्स अ टीम रखी गई है, जिस पर आज कृषि जागरण के मंच पर हम हमारे साथ जुड़े पशु चिकित्सकों, वैज्ञानिकों और डेयरी फार्मर से बात करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले मंच पर स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर तरुण श्रीधर जी का, फॉर्मर डेयरी एंड फिशरीज मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि जागरण बहुत पर। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पारू। तो सर, मैं चाहूंगी कि आप अपने विचार इस डे के बारे में अपनी कुछ मार्गदर्शन करें हमारे दर्शकों का। ये अब अज्ञानी व्यक्ति क्या मार्गदर्शन करेगा सभी का। देखिए, ऐसा है, ना तो मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ, ना ही मैं वैज्ञानिक हूँ। मैं तो साधारण सा आर्ट्स का स्टूडेंट था और भारतीय नौकरशाही या जैसे अफसरशाही भी कहते हैं उसका हिस्सा रहा हूँ। तो मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे पशु पालन क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक कार्य करने का अवसर मिला, और मैं इसके लिए धन्यवादी हूँ। और मैं अपने जो आईएएस के सहयोगी हैं, उनका भी धन्यवादी हूँ, क्योंकि वो इस क्षेत्र में कार्य नहीं करना चाहते। तो जो बच जाते हैं उन्हें इस क्षेत्र में भेज दिया जाता है। तो मुझे भेजा गया, मुझे खुशी हुई, और इस क्षेत्र ने मुझे बहुत अच्छी पहचान दी। देखिए, ऐसा है, हम जो आज एकत्रित हुए हैं लोग वर्चुअल माध्यम से, मैं हिंदी में बात करता रहूं, कोई ऐसा तो नहीं किसी को अंग्रेजी? मिस्टर डोमिनिक? No, it is fine, sir. फाइन सर। Fantastic. टूटी फूटी इंग्लिश में बोल सकता हूँ। Yeah. ओके। No, no, very good. हाँ, Because देखिए today ऐसा there है। are lot of actions in English. I think now we should focus more on the local languages so that more people can enjoy. या आई थिंक सो। Yes, देखिए, sir. ऐसा है कि अब आज विश्व पशु चिकित्सा दिवस है। अब पहला प्रश्न ये है कि हम जो कुछ लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो पशु चिकित्सा क्षेत्र से या पशुपालन क्षेत्र से या कृषि क्षेत्र से संबंधित है, इसके अतिरिक्त कितने लोगों को मालूम है कि आज विश्व पशु चिकित्सा दिवस है? यदि आज वैलेंटाइन डे होता तो सारी दुकानें सजी होती, सारे होटल रेस्टोरेंट जो है वो भरे भरे होते, और इसका सोशल मीडिया पे हर जगह बहुत प्रचार और प्रसार हो रहा होता। तो एक तो बहुत कम लोग जानते हैं कि आज पशु चिकित्सा दिवस है। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि पशु चिकित्सा का क्या महत्व है। और हम ये समझाने में भी अभी तक पूरी तरह सफल नहीं हो पाए कि पशु चिकित्सा और पशु स्वास्थ्य का अर्थ है मनुष्य स्वास्थ्य और मनुष्य चिकित्सा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO कहते हैं, साथ ही विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ WOH कहते हैं, पहले इसे OI कहते थे, उनका कहना यह है, और ये वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, कि मनुष्य में जो संक्रामक रोग होते हैं, 60% संक्रामक रोग ऐसे होते हैं जिनके रोगजनक यानी कि पैथोजेंस वो पशुओं से आते हैं। 60% ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस ऑफ एनिमल ओरिजिन। उनका आगे कहने का वैज्ञानिक तथ्य ये कहते हैं कि आने वाले समय में ये संख्या 60% से 75% हो जाएगी, और 80% जो बायो टेररिस्ट एजेंट हैं। और एक बार आरोप लगा था कि जो कोविड महामारी हुई थी और जो कोरोना वायरस था, ये भी एक बायो टेररिस्ट पैथोजन था। 80% ऑफ देम विल बी ऑफ एनिमल ओरिजिन। अब देखिए, साधारण कॉमन सेंस कहती है, वैसे कॉमन सेंस बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, मुझे समझ नहीं आता इसे कॉमन सेंस क्यों कहते हैं, पर एक साधारण व्यक्ति भी ये कह सकता है कि यदि आपने बीमारी की रोकथाम करनी है, इलाज करना है, तो जहां रोगजनक पैदा होता है वहीं से उसको रोकिए। हमारे घरों में हमारी माताएं, हमारी बीवी बहनें, हम सब लोग घर की सफाई क्यों करते हैं? क्यों हर साल जो है दिवाली पर रंग रोगन करते हैं? इसलिए करते हैं, साफ सफाई रहेगी तो कीटाणु और इस किस्म के रोग जनक जो है घर में प्रवेश नहीं करेंगे।
That's why there's an elementary common sense that if you want to address the concerns of human health, please address the concerns of animal health and address the pathogens at their origin rather than addressing the pathogens after they have entered the human bodies. Secondly, हमारे जैसे जो विकासशील देश हैं, केवल हम ही नहीं है, सारा का सारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी है, एशिया के देश हैं, लैटिन अमेरिका के देश हैं, जिन्हें हम अभी विकासशील विकासशील आर्थिकी बोलते हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज बोलते हैं। उनमें एक मिक्स फार्मिंग सिस्टम है, यानी कि जो व्यक्ति खेती बाड़ी करता है वो पशु भी रखता है, और जो पशुपालन करता है वो थोड़ी बहुत जमीन भी रखता है। लैंड होल्डिंग्स आर स्मॉल एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग्स आर ऑल्सो स्मॉल। तो एक बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, बहुत ही बड़े घनत्व में रहते हैं पशु और मानव दोनों। एक ही छोटा सा एरिया होगा जहां पशु भी बता हुआ है, घर भी है। सो बिकॉज ऑफ दिस क्लोज प्रॉक्सिमिटी, the people living in the developing economies, especially practicing agriculture, are at a greater risk of pathogens of animal origin entering human bodies and infecting people. तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जो वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट है कि प्लीज when you are addressing the issues of human health, first address the issues of animal health. अब हैरानी की बात यह कि हमारे पूर्वजों ने ये बात समझ ली, हम इस बात को आज नहीं समझ पा रहे इन द ओल्डन डेज, और इसके हिस्टोरिकल एविडेंस है दैट एनिमल हेल्थ एज अ साइंस प्रीसीडेड ह्यूमन हेल्थ। आप हमारे मुल्क में ही देख लीजिए, मैं हिपोक्रेटिस की बात नहीं कर रहा, मैं अलेक्जेंडर ग्रेट की बात नहीं कर रहा, मैं शालीहोत्रा की बात नहीं कर रहा। 1924 में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ आ गया, 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आया। 24 साल पहले वैश्विक समुदाय ने ये समझ लिया था कि भाई पशु स्वास्थ्य जो है वो बहुत आवश्यक है, और वो तभी हल हो सकता है यदि हम सब मिलजुल कर काम करें। तभी तो इस साल का जो वर्ल्ड वेटरनरी डे है, व्हाट इज द थीम व्हिच द वर्ल्ड वेटरनरी एसोसिएशन हैज सजेस्टेड? द थीम दे हैव सजेस्टेड, वेटरनरी हेल्थ टेक्स अ टीम, वसुधैव कुटुंबकम। सभी साथ मिलकर चलेंगे तभी एड्रेस करेंगे। हमारे देश में आईवीआरआई पहले आया और आईसीएआर बाद में आया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बाद में आया। सबसे पहले आईवीआरआई था। अब हम जितना मर्जी कोस लें, अंग्रेजों ने समझ लिया था कि यदि देश में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का निवारण करना है तो पशु स्वास्थ्य की ओर जो है हमें ध्यान देना होगा। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, मैंने पहले कहा था मैं ना वैज्ञानिक हूं, ना पशुपालक हूं, ना पशु चिकित्सक हूं, पर मैं केवल मात्र जो है एक मुखबिर हूं और एक स्पोक्स पर्सन हूं और एक एडवोकेट हूं इस क्षेत्र का, जो बार बार ये बोलता है। बट अनफॉर्चुनेटली अब मेरे साथी बैठे हैं यहाँ पर, कई पशु चिकित्सक बैठे हैं, पशु पालक भी बैठे हैं, सब कुछ है। मुझे ये होता है कि पीपल आर अपोलोजेटिक अबाउट देयर प्रोफेशन, दे आर अपोलोजेटिक अबाउट देयर प्रोफेशन रादर देन टेकिंग प्राइड इन देयर प्रोफेशन। देखिए, ऐसा है, लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, डॉक्टर के सामने, अरे उससे बड़ा भगवान तो पशु चिकित्सक है। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब मुझे खांसी हुई है, वो कहता है खांसी हुई है, आ करो, ऐसा देखता है, ये गोली ले लो। डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, वो ऐसे ऐसे पेट को हाथ लगाता है, अच्छा ये गोली लो, ये दो। डॉक्टर साहब मुझे ये है, अच्छा एक्सरे करो, ये करो, अब आपका ऑपरेशन होगा। अरे पशु तो कुछ बोल भी नहीं पाता, वो पशु का मालिक कुछ समझाता है। तो एक पशु चिकित्सक जो है उसके पास एक दैवीय शक्ति होनी बहुत जरूरी है, टू नो व्हाट दैट म्यूट एनिमल इज सफरिंग फ्रॉम। दिस इज सच अ ग्रेट थिंग। ये टैलेंट और ये स्किल और ये इंसाइट और नॉलेज दूसरे डॉक्टर में नहीं है। सो बी बोल्ड अबाउट योर प्रोफेशन, बी एग्रेसिव अबाउट योर प्रोफेशन। सेकेंडली, मैं ममता जी खत्म करने जा रहा हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा। पारुल ये देख रही है, इसको बुला लिया, शुरू में ज्यादा बोल रहा है ये। Sir, please go on, sir. We can listen to you for 2 hours. So this divine insight which a veterinary doctor and veterinarian possesses is not required in a normal medical practitioner, because he has this convenience of a verbal communication with his patient, whereas the veterinarian does not have this luxury of a verbal communication. So not only he has to rely upon his knowledge of veterinary science, knowledge of animal diseases, he also has to have that insight into knowing what the animal is suffering from and what the animal is trying to state. Secondly, veterinary is not only a doctor, he's a nutritionist. He's an economist managing the livestock economy. He is managing
the food business. He's managing your food safety and food security. He's doing a whole lot of things. That is why I feel that a veterinary profession needs to be given a very, very elevated and very, very exalted status in our country. And that will be the key of addressing issues of human health. I just want to, before I wind up my opening this thing, I just want to quote from a Turkish thinker and a writer. His name was Mehmet Murat İldan. He's a very famous Turkish writer. You can note down, and he has got some very interesting quotes and writings. Mehmet Murat İldan. He says, when animals behave like humans, or when humans behave like animals, don't be surprised. When humans behave like animals, when animals behave like humans, or humans behave like animals, don't be surprised, because in every animal there is a human, and in every human there is an animal. So that is how we need to understand and address this whole issue of animal health. And today is a World Veterinary Day. I urge upon all the veterinarians, please raise the flag very high and tell the world and the society that we are proud of our profession. जो हम करते हैं, जो हम संभव करके दिखाते हैं एक बेजुबान जानवर से, या जिसकी भाषा ना समझ, उसको समझकर उसका इलाज करते हैं, तो हम आपके स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं. Thank you. This is what I had to say as my opening remarks. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सर मैं आपका. आप जैसे कि सर ने बताया कि किस तरीके से पशु चिकित्सक जो है वो हमारे समाज के लिए कितने महत्व रखते हैं. तो इसी पर आगे प्रकाश डालने के लिए मैं अब मंच पे स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर प्रवीण मलिक जी का, फॉर्मर कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि जागरण पर. थैंक यू पारुल जी, थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल तरुण सर, ममता जी, डोमिनिक जी, सभी जितने यहाँ लोग मौजूद हैं. मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे पता नहीं है कि मैं कितना कनेक्टेड रह पाऊंगा इसमें, लेकिन सबसे पहले जो तरुण सर ने शुरुआत की है वो इतनी बढ़िया बात कह दी है कि मुझे लगता है इसके बाद हमारे पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं. सबसे बड़ी बात तो सर आपने जो बात कही है, ये बात मैं पिछले 25 साल से लोगों को कह रहा हूँ कि मैं जब पढ़ा करता था तो मुझे आज भी याद है कि मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में आके हॉस्टल में छुट्टियों में बैठ जाता था, और जो मेरे सीनियर्स थे, साथ के लोग थे, उनके साथ में पढ़ता था. और पढ़ने में मुझे ये पता चला कि हॉस्टल में बैठ के मुझे अचंभा होता था कि तुम्हें सिर्फ इतना पढ़ाया जा रहा है, तुम्हारी सिर्फ ये 4 किताबें हैं. और जब हमसे वो पूछते थे कि आपको, मैंने कहा भी आप शुरू करते हैं तो हमारे यहाँ जिस तरह की चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसका पहला रेफरेंस होता है ह्यूमन, और ह्यूमन को हम रेफरेंस मान के तब हम बात करते हैं कि किस तरीके से एनिमल में चेंजेस हैं, और उस एनिमल को उस रेफरेंस से हम देखते थे. दवाइयां भी ह्यूमन के रेफरेंस से पढ़ाई जाती हैं, सब चीजें उस तरीके से देखी जाती हैं. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, घोड़े में जो खुर होता है वो एक इकट्ठा खुर होता है जुड़ा हुआ. गाय और भैंस में वो खुर, बकरी में 2-2 जुड़े होते हैं, और एक पीछे छोटा रूडिमेंट्री छोटा सा कुछ निकला होता है. ये डायरेक्टर है एनडीआरआई का, ये घोड़े का. अब ये जो डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स भी ह्यूमन रेफरेंस से अगर आप शुरू करेंगे, हम ह्यूमन में बोलते हैं 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5. जब गाय में हम बोलते हैं तो बोलते हैं 2nd and 3rd फ्यूज, 4th and 5th फ्यूज. तो इसका मतलब रेफरेंस हमारा वहां से आके शुरू हुआ है. जब इन सब चीजों को हम देखते हैं तो वेटनरी प्रोफेशन में वास्तव में अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा है और महसूस किया है कि इसमें पढ़ाई में मेहनत ज्यादा है. सर ने बताया इसकी एप्लीकेशन में, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जब हम फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस में मेहनत ज्यादा है और समझ ज्यादा चाहिए. एक नेगेटिव लोग बात करते हैं कि साहब आपके मरीज को पता नहीं चलता है कि वो ठीक हुआ कि नहीं, लेकिन उसका मालिक जिस तरीके से ओनर जुड़ा होता है, लाइव स्टॉक ओनर, उसे पता होता है कि मेरा जानवर ठीक हुआ कि नहीं हुआ. इसका मतलब जब हम ट्रीटमेंट में बात करते हैं एज अ वेटरिनरियन, खाली हम एनिमल को ट्रीट नहीं करते, हमें साथ में उसके ओनर को ट्रीट करना होता है, ताकि उसे ये महसूस हो, खाली ये नहीं कि हमने
वेटनरी प्रोफेशन में प्रैक्टिस की एनिमल को ट्रीट करने के लिए, बल्कि प्रैक्टिस की हमने साथ में कि वेलफेयर का ध्यान रखा गया। तो हमारा जो डोमेन है, ये डोमेन बहुत बड़ा डोमेन है, और इस डोमेन में स्टार्टिंग फ्रॉम वेटनरी सेक्टर, और जैसा सर ने कहा, हाँ यहाँ से बाहर लेके अब वापस, जो हमने हमारे सेक्टर में बात करी वो उस तरीके से बात करी कि हम एनिमल ट्रीटमेंट, एनिमल हस्बेंड्री जिसमें न्यूट्रिशन, गायनी, ब्रीडिंग, हम वो सारी बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वेलफेयर की, और वेलफेयर अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐसी साइंस है जिसको समझने में, जो मुझे लगता है कि एनिमल के लिए जो हमारे लिए प्यार है, लगाव है, उससे बढ़ के वो साइंस है कि हमें कैसे एनिमल को हेल्दी रखना है, एनिमल को खुश रखना है, उसके वेलफेयर की बात मैं करता हूँ। इसके बाद हमारे पास है फूड सेफ्टी के इश्यूज, उसके बाद हमारे पास है ह्यूमन हेल्थ के इश्यूज, यहाँ से फिर राइट लेके तो ऊपर चढ़ा। तो ये जितने इस तरह का डोमेन है, हमें चाहिए एक होलिस्टिक अप्रोच, हमें चाहिए एक वेटरनरी प्रोफेशन में एक वो अप्रोच जिसमें मेरे पास 100% सभी तरह की कंसिडरेशन हो। और ये कंसिडरेशन आज जो थीम हमारा रखा गया, एनिमल हेल्थ टेक्स अ टीम, डेफिनेटली, और मुझे लगता है हमें इससे ज्यादा बढ़ के बात करनी चाहिए कि इट इज नॉट ओनली एनिमल हेल्थ, इट इज ह्यूमन हेल्थ, इट इज द हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट, इट इज हेल्थ ऑफ द कंप्लीट इकोसिस्टम। और ये सब चीजें, सबसे बड़ा हमारे लिए जो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है एनिमल हेल्थ का, क्योंकि वहाँ सर ने बताया इन्फेक्शियस डिजीजेज के लिए, मैं बात करता हूँ इन्फेक्शियस डिजीजेज के साथ हेल्दी न्यूट्रिशन की, जिसमें एनिमल सेक्टर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, और उसमें मीट, एग, जो आप सोचेंगे वो सारे न्यूट्रिशन और, और सर आपका नेटवर्क अगर वीक है तो आप चाहें तो अपना कैमरा ऑफ करके बात कर सकते हैं। क्या, तो उसमें तो इसमें हम लोग हमें खाली बेटे नहीं है, मेरा ख्याल बाद में दोबारा आ जाइए डॉक्टर मलिक के पास, कोई अभी अभी देखा नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज कुछ कट रही है कुछ। तो इस बीच में स्वागत करना चाहूंगी। हाँ, या यस सर, नाउ यू आर ऑडिबल। तो हमारा ये जो डोमेन है, इस डोमेन में जितने हमारे प्रोफेशनल्स हैं, वेटनरी से डायरेक्टली रिलेटेड, इनडायरेक्टली रिलेटेड, वेटनरी डॉक्टर्स और वेटनरी डॉक्टर हमें महत्ता हमें दिखाई देती है इस प्रोफेशन को महसूस करें, सर्व करें। और आज जिस तरीके से हम प्राइड करते हैं अपने प्रोफेशन के ऊपर, इस सर्विसेज के ऊपर, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हम पैदा करने तो उनके पास गाड़ी कौन सी है? रोड लाइन की। हैं। और अगर आपने हिस्टोरिकली भी देखा हो, अगर बहुत पुरानी बात करें तो रिंडर पेस्ट के साथ लड़ाई हमने देखी। आज हमने रिसेंटली जो हम फिलहाल बात करते हैं वो अफ्रीकन स्वाइन फीवर, लंपी स्किन डिजीज, एवियन इन्फ्लुएंजा, ये सारी डिजीजेस अकेला वेटनेरियन नहीं लड़ सकता। हम हमारा सपोर्टिव स्टाफ, हमें अगर एनिमल से सेफ फूड, न्यूट्रिशनल फूड अगर हमें ह्यूमन तक पहुंचाना है, तो डेफिनेटली उसके अंदर हमें पूरी टीम की जरूरत है, और इस पूरी टीम को हमें सेलिब्रेट करने की जरूरत है। हमें चाहिए I think
मुझे लगता है कि उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को हमें प्रोफेशन को हमें जी प्रवीण सर, आपके शायद नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी प्रवीण सर का। उन्होंने अपना समय हमें दिया, कीमती समय, और किस तरीके से जो पशु चिकित्सक हैं वो किस तरीके से जो पशुओं का स्वास्थ्य है वो मानव स्वास्थ्य पर असर डालता है उसके बारे में मार्गदर्शन दिया हमें। तो अब मैं मंच पे स्वागत करना चाहूंगी कृषि जागरण के संस्थापक एवं प्रधान संपादक MC डोमिनिक सर जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि जागरण। Thank you. I hope as soon as Malik sir get into a safer place, he may connect with us and give more ideas. Okay, it is very nice. As Tarun sir said, see, I am also an old man out here, sir. Because I think the team might have thought Dominic sir को भी डालना है इसमें, नहीं तो he might think something. Suddenly they put in me also to give some thoughts. Okay, it was nice. They just put it into MFI and my own P. I do not know how we are going to connect or get it. Okay, it's true. To honor the veterinarians, we will take care that, as Tarun sir was saying, how we'll acknowledge their importance. They also feel proud we are doing some good work for the animals and the health sector. As for my experience, I can tell you, sir, on earth, if we can love or appreciate or enjoy the feeling of something is of an animal or of a cow. Because I remember when the village we were living, when we come back from school, we could see the love, affection they showed to us, and we just give them a hug. We used to get a lot of happiness out of that. I think the human health, as you said, it is really connected with the animals. And now, since we are not that much connected, I don't think the people are feeling that happiness of being with an animal. Or we can see how when an animal get a little bit of ill, as Praveen sir also said, the human beings also get connected to it. We can feel that sentiments among them. So treating this, as sir was saying, when we treat an animal, we are also treating the owner. It's a fact. Because both are so interlinked and connected. It's only we can experience and feel जब हम हमारे साथ एक animal है. See, now many of the people have their pet dogs or pet animals at home. We can see how much they're connected and attached. The same is the case of a farmer or a man who handles animals in the villages or in the dairy farm or anywhere. So that love affection can be understood only once we go and experience or to be involved with. And you can see how much feelings they have for a doctor who treat them. So they have actually, I think there is a due, I do not know the recognition, as sir said, it might not have come out, that we have to bring in. That's the reason we brought the Millionaire Farmer of India Award also, because to recognize and appreciate the contributions of the farming community among us. So now you see how the farmers are getting appreciated. I see even they're honored. Yeah, trend has taken up. I think today the veterinary day is the day that every one of us should think and reflect the silent work that the veterinarians are doing for the humanity, not only for the animals, the whole of the humanity is a huge, tremendous work, which, as Tarun sir said, is not really recognized or appreciated. Because of that, even they feel whether they are in the right profession. So I think once the community feel recognizing, appreciating, acknowledging their contribution to the humanity. When I say humanity, I feel this animal kingdom is a part of our existence. So I think that will be the huge change we can bring in. So as a media house, what we will be intended to do is that as we created MFI, we will try to create something that can be worked on veterinarians. In fact, we had started some work on that level early with the Veterinary Association, and I'm sure this week I can take it up, because when we have people like eminent personalities like Dr. Tarun Sridhar and Praveen Malik and all others, I'm sure this segment also we can build up and bring in forward, and we can feel a day when comes, okay, a doctor, we don't differentiate whether he treats the human beings or animals or whatever, maybe all the
what is plants. All of them are doctors. So let us together recognize, appreciate, and acknowledge as today we are celebrating them. And I'm sure today this is the initiation Krishi Jayaran is starting right now. And I'm sure with the blessings of the elders, we will definitely make it. And they will come, everyone who working, the veterinary sector feel proud, okay, I'm doing a good work to the humanity. And the people also feel recognize and appreciate. And let us look for those days to come. Let that will be the start today. Thank you. Thanks a lot for giving me also a feeling to express what we are thinking of. So as a media, we assure you, we all our support for the Veterinary Association and veterinarians world over. Thank you. Thank you, Prajul. थैंक यू सो मच सर, अपने प्रेरणादायक विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि अब बारी है आज के खास सेगमेंट की, जिसमें हम पशु स्वास्थ्य से जुड़े कई विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, जिनमें एनिमल केयर, वैक्सीनेशन पावर, मास्टिटिस मुक्ति मिशन और एनिमल न्यूट्रिशन जैसे कई विषय शामिल हैं। तो अब मैं मंच पे स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर विनय सागवान जी का, जो कि हरियाणा के झज्जर से हैं, प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर भी हैं, गोकुल फार्म श्री कृष्णा गोदाम से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि जागरण पे। नमस्कार आप सभी का, स्पेशली डोमिनिक सर का, जिन्होंने हमें मौका दिया और किसानों के साथ इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स का हमारा एक तरह से नॉलेज इंक्रीमेंट के लिए। बाकी जो आज हमारा पशु चिकित्सक दिवस पे जो हम वेटरनरी डे पे हम आज बात करेंगे, तो उसके लिए हम शुरुआती जो इंडिया में जो भारत में डेयरी फार्म से लेके जो चैलेंजेस रहे हैं, हम उनके ऊपर मुख्य बात करेंगे। जैसे कि जो डेयरी फार्म, जैसे मैं भी एक डेयरी फार्म, हमारा खुद का 250 प्लस गायों का डेयरी फार्म है, इंडिजिनस गाय का। और हम जो हमने शुरुआत में चैलेंजेस किए, या बहुत सारे किसान हैं जो चैलेंज। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी, जैसे कि मैं बता रहा था, भारत एक दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। भारत में सबसे ज्यादा गाय और भैंसों का मतलब सबसे ज्यादा आबादी है। फिर भी आज के समय पे आप देखोगे कि आधुनिकीकरण के कारण और मवेशी में चुनौतियां आज भी हैं। तो इसमें जो मुख्य डेयरी फार्म में चैलेंजेस आते हैं, वो शॉर्टेज ऑफ फीडिंग एंड फोडर का आता है, कि हम 12 महीने एक जैसा चारा, जिसमें हरा चारा और भूसा हम दे नहीं पाते। तो आज के समय में ये है। एक दूसरा, ब्रीडिंग सिस्टम हमारा आज के समय बहुत लो है। हमारी जो देसी गायें या जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं जो हमारे देश की, अगर हम उनकी तुलना बाहर की विदेशी नस्लों से करें, तो हमारी गायों का या भैंसों का 50% प्रोडक्शन है इन डिफरेंशिएट विद जो विदेशी नस्ल है उनके मुकाबले। तो हमें मेनली क्या है कि हमें ब्रीडिंग पे काम करना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। हमें अच्छे जो सीमंस AI टेक्नोलॉजीज हैं उनका हमें यूज करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड गवर्नमेंट को एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो टाइम टू टाइम दे रहे हैं, उसका एक्सटेंशन वर्कर के पास से मतलब एक किसान तक पहुंचना चाहिए। और तीसरा जो मैं मुख्य बताऊंगा है हाइजेनिक कंडीशन। जो डेयरी फार्म में ज्यादातर जो बीमारियों का कारण होता है, वो हाइजेनिक कंडीशन एक प्रॉपर न दे पाना। उसमें कि जैसे कि मुख्यतः जो डेयरी फार्म में जो बीमारियां आती है मेस्टाइटिस की, जिसको थनैला रोग भी कहा जाता है, तो वो सबसे ज्यादा मुख्यतः हाइजेनिक कंडीशंस के कारण ही आती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चुनौती है हमारे इंडिया में, कि जो असली जो मार्केट है और प्राइस है, वो दूध और घी का कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रहा। तो उसके ऊपर भी किसानों को एक काम करना चाहिए, हमें क्वालिटी के ऊपर काम करना चाहिए। और आजकल जैसे इसी के ऊपर मैं अगर बात करना चाहूँ, तो जो प्रोडक्टिविटी है, जो एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी है, उसके ऊपर हमें जो मेजर चैलेंजेस हैं उस पे ऊपर काम करना चाहिए। जो डिसीज आउटब्रेक होते हैं, FMD से रिलेटेड, फुट एंड काउ डिसीज, इसके टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन हमारा होना चाहिए। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो डेयरी फार्म में एक लिमिटेड कर रहे हैं। हमारे पास बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम विषयों में इसमें आगे आ सकते हैं, बट जो थोड़े बहुत इसमें हमें लगता है कि सुधार होने चाहिए, वो इसी से रिलेटेड है। और सबसे बड़ा दूध का उत्पादक होते हुए भी, सबसे ज्यादा गाय भैंस होते हुए भी, इसमें जो हमारी पॉलिसी में जो कमी आ रही है, उसी का कारण यही है। और जो
सबसे ज्यादा हमसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, और हमसे जब भी हमारा Sir, please unmute yourself. You have gone mute. विनय सागवान जी, आपने म्यूट कर लिया खुद को, प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात पूरी कीजिए। जो सबसे ज्यादा परेशानी एक डेयरी फार्म को रन करने में आती है, वो प्रशिक्षित और प्रोफेशनल लेबर हमें नहीं मिल पाती। तो उसके लिए भी हमें केवीके के थ्रू या गवर्नमेंट का प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए कि एक लेबर को भी एक अच्छा उनको प्रशिक्षण दिया जा सके, जो किसी भी फार्म में रहकर उनकी कैसे फार्म चलाना, कैसे सीखना है, हर एक चीज के पहलू पे काम किया जाए। तो इसके अलावा जी। पशु का जो राशन है, जो मेनली क्या है कि जो हम पीक प्रोडक्शन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो ड्यू टू दी बैलेंस्ड राशन। तो ये हम जब भी हम किसी भी वेबिनार सेमिनार में हम जुड़ते हैं, तो डॉक्टर्स का और अथॉरिटी का यही बोलना होता है कि आज के समय में भी जो अच्छे डेयरी फार्म है उसमें भी बैलेंस्ड राशन की कमी होती है, फीडिंग एंड फोडर प्रॉपर दिया नहीं जाता। तो उसके ऊपर हमें समय समय पे लोगों को जागरूक करना चाहिए। जो पहले से हमें जो बीमारियां टाइम जो ऑन सीजन, जैसे बरसात के समय पे जो बीमारी उनकी सब पहले वैक्सीनेशन हो, जैसे लंपी का डिसीज जो आई थी, उससे पहले अगर वैक्सीनेशन होती तो हम बहुत सारी बीमारी से बच सकते थे, और इसका नुकसान किसान को उठाने से बच सकता था। तो इससे रिलेटेड जो एक सबसे मुख्य बात है कि हम ब्रीडिंग पे काम करते करते साथ में जो काफ्स हैं, जो बछड़े बछड़ियां हैं, उनके भी ऊपर भी मुख्य ध्यान दें। जो बछड़े बछड़िया को अच्छी ब्रीड से हम कंसीव करें, अच्छे सेक्स सीमन हम यूज करें। इसके अलावा जो अच्छे ब्रीडिंग बुल हैं, जो प्रोजनी टेस्टेड बुल हैं, उनका हम यूज करें, और उनका ही फील्ड में यूज करके हम आगे ब्रीड का प्रोत्साहन करें। तो इसके लिए हमें जो अच्छी ब्रीड पे ही मेनली फोकस्ड रहना पड़ता है। तो एक जो मैं इन शॉर्ट अगर बात बताऊं, एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म रन करने के लिए या इस बिजनेस में आने के लिए, तो हम ये एक परंपरागत तरीके से, रूढ़िवाद तरीके से ना आके इसमें मॉडर्नाइजेशन और नई टेक्निक्स का इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए कि हम पूरे साल एक तरह से फीडिंग और फोडर बैलेंस राशन में दें, अच्छी ब्रीड का इस्तेमाल करें, प्रोजेनेटरी टेस्टेड बुल का करें। उसके अलावा जो फार्म की मुख्य जो बेसिक सुविधाएं, जैसे उनका प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर बेडिंग, प्रॉपर जो ग्रेजिंग, ओपन लैंड अगर ग्रेजिंग हो तो द बेस्ट है। तो ये सारी चीजें हमें बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसके समय जो कभी भी गाय का जो हीट पीरियड होता है उसको मिस न जाने दे। एक भी अगर जो उसकी हीट मिस होती है तो वो बहुत बड़ा लॉस है। अगर हमारा आम किसान समझेगा तो वो कभी भी इसको चूक नहीं रहा। अगर किसी भी कारणवश अगर सूझती है तो आप ये मान के चलिए डेली का 45 टू 50 रुपीज का लॉस होता है एक किसान को, अगर एक सिंगल एनिमल पे। तो वो दिखता नहीं है, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिकल और जो भौतिक फिजिकल नेचुरल जो ज्ञान है वो हम कभी मिलाते नहीं है। जैसे गाय खा रही है, वो चल रही है, तो उसका कभी भी एक प्रॉपर डाटाबेस हम तैयार नहीं करते हैं। इसी के कारण हम लोग पिछड़े हैं और डेयरी फार्मिंग नुकसान का सौदा बनता है। जी। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप सबसे अच्छा पहले सिलेक्शन करें, बेसिस ऑफ के सिलेक्शन हो, जो आप एनिमल लेके आए उनका बेस्ट सिलेक्शन आप करें। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप वेटरनरी डॉक्टर या जो नॉलेजेबल पर्सन है उसके आप ले सकते हैं। जो आपके फार्म की लोकेशन है वो कहाँ है, आप नियर बाय सिटी लोकेटेड है तो आपको किस तरह से काम करना है, उसका मेनली आपको ध्यान रखना है। और जो जैसे मैंने बताया था, आर्थिक मानकों पर चलना पड़ेगा आपको। फार्म के जो फिजिकल और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स है उनको मेंटेन करना पड़ेगा, उनको आपस में मेलजोल करके चलना पड़ेगा। ये सारी बेसिक चीजें हैं। और बाकी मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, हम तो प्रैक्टिकली नॉलेज कर रहे हैं, बट हम सीख रहे हैं। आप जैसे जो कृषि जागरण मंच का मैं बहुत बहुत फिर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि हम जैसे किसानों को जोड़ा जाता है। और सभी मैं टीम्स मेंबर का और डॉक्टर का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी विनय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो इसी के साथ अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कृषि विज्ञान केंद्र मंडी से सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट इन वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री साइंस डॉक्टर बिरिज विनीता जी का स्वागत करना चाहूंगी कृषि जागरण पर, जो कि आज हमें मास्टिटिस, जिसे हिंदी में थनैला रोग कहते हैं, उस पर अपना विचार डालेंगी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि जागरण पर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर ब्रिज वनिता है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र मंडी स्थित सुंदरनगर में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान की वैज्ञानिक हूँ। यानी कि मैं वेटरनरी और एनिमल हस्बेंड्री साइंस की एक्सपर्ट हूँ, साइंटिस्ट हूँ। तो जो मुझे आज टॉपिक दिया गया है, मैं स्लाइड शो के माध्यम से आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। एक मिनट मैम, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, यस मैम। जी। अब मैम मैम, आपकी प्रेजेंटेशन पीपीटी नहीं दिख रही है। नो मैम, प्रेजेंटेशन शो। आपकी पीपीटी नहीं शो हो रही है। अच्छा, एक मिनट मैम, एक सेकेंड। अब मैम यस मैम, अभी शो हो रही है। आगे मूव कर रही है? नो मैम, फर्स्ट पेज ओपन है अभी। ओके ओके, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे ले ले, ऐसे चल रहा है ना आगे? हाँ हाँ, चल रहा है, ओके मैम। ठीक है। तो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजवनिता है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र मंडी स्थित सुंदरनगर में पशु चिकित्सा पशु विज्ञान की वैज्ञानिक हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डेयरी पशुओं में थनैला रोग, उसके कारण, निदान व नियंत्रण। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे वेल वर्स्ड हैं पहले ही थनैला क्या है। जो बेसिक बातें हैं, साइंटिफिक बातें हैं, वो वैसी ही रहेंगी। मैं चाहूंगी कि क्योंकि मेरा फील्ड में ज़्यादा रहता है एज अ वेटनरी साइंटिस्ट जाना, हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, मैं एक एक्सटेंशन साइंटिस्ट हूँ, तो मैं उस पहलू को भी इस अपनी प्रेजेंटेशन में जोड़ूंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि थनैला है क्या। तो थनैला, जैसे कि आम भाषा में बशहर आयन का सूजना, ठीक है, या फिर मेस्टाइटिस कहा जाता है। थनैला जो है दूध के व्यवसाय से जुड़े किसानों के लिए एक बहुत ही गंभीर समस्या है, जिसमें क्या होता है कि जो अडर है या आयन है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, दूध जो है उसके थक्के बनना शुरू हो जाते हैं, थनों से खून या फिर दूध जो है वो गाढ़ा दूध निकलता है या बिल्कुल पानी जैसा दूध निकलता है। और इसकी वजह से जो जानवर है, जो पशु है, उसको असुविधा होती है। जो पालक है, पशुपालक है, उसको गंभीर इकोनॉमिक लॉसेस का सामना करना पड़ता है, जिससे कि दूध भी कम होता है और जानवर के, अपने पशु के ट्रीटमेंट में उसका बहुत खर्चा आ जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसका फैलाव कैसे होता है। तो थनैला जो है, इसका एक गाय से दूसरी गाय, यदि दूषित हाथ है या फिर दूध की कोई बौछार, जैसे कई बार क्या होता है, अगर आप छोटे डेयरी फार्मर हैं, आपके पास 2-3 जानवर बंधे पड़े हैं, तो एक जानवर से दूसरे जानवर में होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। वातावरण से फैलता है। थनों में चोट, कई बार क्या होता है, आपने अपनी पशु को चरने के लिए छोड़ दिया और थन में कुछ कट आ गया, टीयर आ गया, तो उस तरह की चोट से भी थनैला जो है वो फैल सकता है। या फिर कोई अन्य मार्ग, जैसे कि आपका रक्त प्रवाह या फिर श्वसन से भी फैलता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसमें है, वो मैं फिर स्ट्रेस करूंगी, वो है वातावरण से। गंदा बिस्तर यानी कि बिछावन, या फिर नीचे जो फर्श है वो गंदा हो, मिट्टी हो, उसमें गोबर हो, अच्छे से साफ सफाई ना हुई हो, तो वो सबसे बड़ा कारण होता है इसके फैलाव का। अब बात करते हैं आर्थिक नुकसान की, जो मैंने आपसे शुरू में भी डिस्कस किया था। तो यदि आर्थिक नुकसान की बात करें तो थनैला से भारतवर्ष में 6,000 करोड़ तक का नुकसान हो जाता है। और बात करें दूध के उत्पादन की कमी, तो 15% तक दूध का जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। और 20 से 50% तक कई गंभीर मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें पशु अपनी जान भी गंवा सकता है। अब थोड़ा मैं बात करना चाहूंगी कि ट्रीटमेंट के बारे में। हम लोग क्या सोचते हैं कि पहले खुद इलाज करके देख लेते हैं, अभी तो थोड़ा ही लग रहा है, जरूरत नहीं है इलाज की। लेकिन मैं एज अ साइंटिस्ट आपको ये रिकमेंड करना चाहूंगी कि जितने जल्दी आपको लक्षण दिखे, उतने ही जल्दी आप ट्रीटमेंट की ओर जाएं। क्योंकि जितना जल्दी आप ट्रीट करेंगे, आपका ना तो खर्चा ज्यादा आएगा, ना पशु को कष्ट ज्यादा होगा। और इन सब चीजों से यदि आपने बचना है, तो सबसे अच्छी चीज है प्रिवेंशन। जैसे हम सबको पता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम बहुत सारे ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं जिनसे हम अपने पशुओं को थनैला होने से बचा सकें।
चलिए, अब मैं अगली स्लाइड की ओर बढ़ती हूँ। तो किन गायों को अधिक खतरा होता है इस थनैला रोग होने का? तो जो गाय जिनका दूध का उत्पादन ज्यादा है, 20-25 लीटर दूध दे रही हैं, या फिर जो तीसरी लैक्टेशन में है या उसके बाद है, उनमें ये जो जोखिम है, ये खतरा है थनैला होने का, ये ज्यादा बढ़ जाता है। और सबसे जरूरी जो मैंने आपको बताया, खराब स्वच्छता यदि है तो उसकी वजह से भी थनैला जो है वो फैल सकता है। इसके अलावा हमारे किसानों में, हमारे जो डेयरी फार्मर्स हैं, वो क्या करते हैं, दूध निकालने के लिए प्रॉपर एक मैं कह दूं मेथड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यदि तो मशीन से निकाल रहे हैं तो प्रेशर का बिल्कुल एक बराबर एक पैरामीटर होता है कि वो उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो थनों को नुकसान हो सकता है। वैसे यदि आप हाथ से दूध निकाल रहे हैं तो पूर्ण हस्त विधि, यानी पूरे हाथों से यदि आप थनों को पकड़ के दूध निकालेंगे तो वो सबसे बेस्ट मेथड बताया जाता है। इसके अलावा एक नकलिंग होता है, स्ट्रिपिंग होता है। नकलिंग मतलब ऐसे अंगूठों से दबाकर। तो यदि आप वैसे दूध निकालते हैं तो आप अपने थनों को अंदर से इंजरी कर रहे हैं और थनैला होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब हम अगली स्लाइड पर चलेंगे। तो अब बात करते हैं कि विकास कैसे होता है। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगी। कई बार क्या होता है कि आप अपनी गाय या पशु का दूध निकालने जाते हैं। दूध निकालने के बाद आपने फर्श साफ नहीं किया हुआ है। आपको एक साइंटिफिक और रोचक तथ्य बताऊं कि दूध निकालने के कम से कम आधा घंटा बाद तक भी जो दूध के टीट कैनाल का जो नीचे वाला थन का छिद्र है वो खुला रहता है। तो क्या है, नीचे अगर गंद है तो आपका जानवर, आप तो दूध निकाल के फ्री हो गए, लेकिन उसके बाद जब वो छेद खुला हुआ है थन में, वैसे ही गंदगी में आपका जानवर बैठ गया। तो उसकी वजह से क्या है कि आप इधर पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे कि वो कैसे विकसित हो रहा है। तो जो जीवाणु हैं वो थन के छिद्र से प्रवेश करते हैं, अंदर जाकर वो संक्रमण फैलाते हैं और उसके साथ सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपको बाहर से जो है अडर है या अयन है वो मोटा लाल, है ना, इस तरह से दिखता है। तो ये कुछ बातें थी जो उसके विकास के बारे में थी। थोड़ा सा और बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि थनैला सिर्फ कुछ एक जीवाणुओं से होता है। कई सारे बैक्टीरियाज हैं, मोर देन 100 से ज्यादा तरह के बैक्टीरिया हैं, ईस्ट हैं, जिनकी वजह से ये थनैला प्रॉब्लम होती है और ये आपके वातावरण में वैसे ही प्रेजेंट है। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे इस लेक्चर के माध्यम से आप एटलीस्ट इस बात का ध्यान रखेंगे कि साफ सफाई और जो छोटी छोटी चीजें हमारे हाथ में हैं उन्हें हम जरूर करें, ताकि ऐसी घातक बीमारी जिससे कि इतना ज्यादा इकोनॉमिक लॉस है उससे हमारे किसान भाई बहन बच पाए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। तो अब थोड़ा सा मैं थनैला के प्रकार के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि कितने प्रकार की ये बीमारी होती है। तो आप नीचे देख पा रहे हैं प्रकट या फिर क्लिनिकल थनैला, क्रॉनिक थनैला, गुप्त थनैला। ठीक है जी, तो ये 3 वेराइटीज हैं। प्रकट क्लिनिकल यानी कि जो आपको सामने से दिख रहा है, आप किसी गाय को सामने से खड़ा हुआ देखेंगे, उसका थन में सोजिश है, ठीक है, दूध जो है वो अच्छे से नहीं आ रहा है, रेडिशनेस है, गर्म है, बड़ा हो गया है, तो वो है क्लिनिकल थनैला, सामने से आंखों से दिख रहा है। क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब बहुत लंबे समय से उसको ये दिक्कत है और थन में गांठ या फिर कठोरता आ गई है, तो वो क्रॉनिक थनैला की निशानी होती है। एक होता है गुप्त थनैला, और मैं आपको बताऊं ये सबसे ज्यादा कॉमन है, क्योंकि हमें इसका आंखों से पता ही नहीं चलता। आप क्या करेंगे, दूध निकाल के लेके आते हैं, आप बोल रहे हैं डॉक्टर साहब हम दूध उबालते हैं और दूध उबालते ही वो फट जाता है, या हमारे दूध से गंदी सी स्मेल आना शुरू हो गई है। थोड़ी देर के लिए रखते हैं, आधे दिन के लिए तो दूध ठीक है, उसके बाद अचानक से फट जा रहा है। तो इसके कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते, लेकिन दूध के उत्पादन में भी कमी होती है और क्वालिटेटिव चेंजेस भी बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। तो यही मैंने आगे आपको डिस्कस किया हुआ है इन स्लाइड्स में, जो कि है क्लिनिकल, क्रॉनिक और सब क्लिनिकल। अब अगर सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस की बात की जाए, यानी कि जो गुप्त थनैला है, या किस तरह से आप जो थनैला है उसको पहचान पाएंगे। आपको लग रहा है, आपको अंदेशा है कि आपका गाय जो है, आपका पशु जो है, उसको शायद थनैला हो गया है, तो आप अपने नजदीकी वेटनरी डॉक्टर, फार्मासिस्ट या फिर नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र कहीं पर भी संपर्क कर कर उन्हें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जिसे कि कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट कहते हैं, वो आप करवा सकते हैं। उसमें जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे 4 छेद वाला एक पैडल होता है, उसमें हम दूध चारों थनों से निकाल कर डालते हैं सैंपल के रूप में, और उसके बाद एक एजेंट होता है जिसे सीएमटी रिएजेंट बोलते हैं, वो उसमें मिक्स करके देखते हैं। यदि उसमें कोई चेंज नहीं आया तो मतलब दूध साफ है, लेकिन यदि उसमें जेल लाइक स्ट्रक्चर बन गया यानी थक्के बन गए, तो इसका मतलब जो आपका दूध है वो खराब है और यानी आपके पशु को जो है वो थनैला है। इसके अलावा मार्केट में यदि आप कोई भी मेस्टाइटिस की छोटी मोटी दवाई खरीदेंगे, थनैला की दवाई खरीदेंगे, या इन जनरल भी अपने वेटनरी डॉक्टर से या नजदीकी वेटनरी
प्रोफेशनल से संपर्क करेंगे तो मार्केट में आजकल पतली पतली स्ट्रिप्स भी आ गई हैं जो कि आपको इसी तरह की इंडिकेशन देती हैं। उसमें रंग बताया होता है कि आपके पशु को आपने दूध में डिप करना है और फिर चेक करना है, मिलान करना है रंगों से। तो यदि आपका किसी एक पर्टिकुलर रंग से मिल गया जो कि थनैला को इंडिकेट करता है तो उससे आप इजीली पता लगा सकते हैं कि आपके पशु को थनैला हो चुका है और आप अपने ट्रीटमेंट की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं बछड़ियां जिनमें थनैला हो जाता है। तो जो बछड़ियां हैं उनमें जो विकासशील थन है यानी जो बन रहे हैं जिसमें भविष्य में दूध का उत्पादन होना है उनमें भी थनैला हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बछड़ियों का प्रबंधन बहुत अच्छा होना चाहिए, वही स्वच्छ वातावरण, और माँ से उसको टाइम से अलग कर देना चाहिए। संक्रमण से बचाव के लिए हमें उसको सुरक्षा देनी चाहिए। उसके अलावा उसकी नियमित जांच भी करनी चाहिए। अब मैं थोड़ी बात करूंगी आपसे थनों की बीमारियों के बारे में। तो थनों में 3 मेजर बीमारियां हैं जो हमें हम देखते हैं या हमारे पास किसान लेके आते हैं और अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये थनैला है या क्या ये दोनों इकट्ठे हो गए, कैसे हुआ। पहली बात तो है मस्सा, जिसे पैपिलोमेटोसिस वायरस की वजह से होता है, पैपिलोमा वायरस से होता है और इसे पैपिलोमेटोसिस कहते हैं। तो इसके लिए आपको ऑटो इम्यून थेरेपी करवानी चाहिए। आपने देखा होगा थनों के आसपास मस्से हैं तो वो कुछ नहीं है, वातावरण में एक वायरस घूम रहा है जिसने आपके पशु को इन्फेक्ट कर लिया है। क्यों? क्योंकि आपके पशु की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वो कम थी और दूसरा आपकी साफ सफाई नहीं थी। तो उसके लिए अलग तरीके का ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है अल्सरेटिव मेमिलाइटिस। इसमें आपके जो चुचुक हैं यानी कि जो थन है उन पे घाव और छाले हो जाते हैं। और एक है नेक्स्ट जिसे है कहते हैं मिल्कर्स नोड्यूल। इसमें क्या है कि जो मशीन मिल्किंग करते हैं यदि उनमें कुछ समस्या आ गई है, वो अच्छे से प्रवाह में बाधा आ गई है, अच्छे से मशीन मिल्किंग नहीं हो पा रही है तो कुछ एक नोड्स या गांठें बन जाती हैं जिसे मिल्कर नोड्यूल कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसके उपचार क्या हैं। तो आपको अपने पशु चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए और उसकी संक्रमण कितनी जल्दी फैल रहा है उसके बारे में जो आपका एक वेटरनरी प्रोफेशनल है वही आपको गाइड कर पाएगा। और लास्ट ऑल्टरनेटिव हमारे पास रह जाता है कि हम वैक्सीन की तरफ जाएं जो कि हम बहुत रेयरली यूज करते हैं। अब यही रोकथाम के बारे में आपको मैंने एक सर्कुलर चक्र के माध्यम से समझाया है। पहली बात कि आपने आसपास के जीवाणुओं की संख्या जो है अडर के या आयन के उसको कम करना है, उसके प्रसार को अंदर जाने को रोकना है, ठीक है, नियमित जांच करनी है और सूखी अवस्था में आपने उसका उपचार करना है। उपचार के लिए हम कई तरह की दवाइयां, एंटी इन्फ्लेमेटरी है ना, और कुछ खाने वाली कुछ लगाने वाली दवाइयां आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। बात करें नियंत्रण की तो नियंत्रण में अब मैं आपको बताऊंगी, आसान भाषा में समझाती हूँ। जब आप गाय के पास जाते हैं दूध निकालने के लिए, इसको मैं इस टॉपिक को इसके साथ लिंक कर रही हूँ कि किस तरह से हम स्वच्छ दूध दूहन कर सकते हैं क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड हैं। तो यदि आप जाते हैं, हम लोग सारे क्या करते हैं, हाथ धो के जाते हैं, गौशाला में जाते ही थनों को पानी मारते हैं। उसके बाद थनों के बाहर जितने भी जीवाणु, रोगजनक जीवाणु जितने भी हैं वो सारे आपके हाथों में आ जाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, पानी से हाथ धोएंगे और वैसे ही दूध निकालना शुरू हो जाएंगे। पर ये गलत प्रैक्टिस है। क्यों? क्योंकि जो हाथ आप बाहर से साफ करके गए थे, अंदर जाके आपके वही हाथ फिर से जीवाणुओं से या कीटाणुओं से भरपूर हो गए क्योंकि आपने सिर्फ पानी मारा है। तो हमें क्या करना है, 2 टेक्निक्स फॉलो करनी है। जब हम जाते हैं तो हमें अपने गाय के थनों की प्री डिपिंग करनी है और जब आप दूध निकाल लेते हैं उसके बाद पोस्ट डिपिंग करनी है। अब बात करते हैं कि प्री डिपिंग क्या है। तो प्री डिपिंग में कुछ नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई छोटी प्लास्टिक की बोतल ऊपर से कटी हुई या फिर कोई जग जिसमें आप आयोडीन सोल्यूशन, क्लोरहेक्सिडिन 2% 0.2%, या फिर आप इसके अलावा एक पोटेशियम परमैंगनेट पीपी आपको वेटनरी फार्मासिस्ट या लोकल कहीं पे भी मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही कम, 1 या 2 दाने डालने हैं पानी में, बिल्कुल हल्के गुलाबी रंग होने देना है। तो उससे भी आप अपने गाय के अयनों का वॉश कर सकते हैं या फिर आप उसको डिप कर सकते हैं। एक एक थन को आप उसमें डिप कर दीजिए, तो ये होगी प्री डिपिंग। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक सूखे साफ कपड़े से साफ करेंगे। जनरली जो साइंटिफिक विधि है वो बोलती है कि एक ही बार जो आप टिश्यू या टॉवल होता है जो एक बार यूज करके आप फेंक देंगे वो इस्तेमाल करें। पर भारतीय परिवेश में या ग्रामीण परिवेश में ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगी बड़ा सा टॉवल ले लीजिए, 3-4 हिस्सों में काट लीजिए, एक बार एक टॉवल से साफ करके अगले दिन दूसरा टॉवल इस्तेमाल कीजिए, रिपीट नहीं करना है गंदे टॉवल को आपने। तो इस तरह से प्री डिपिंग हो गई। प्री डिपिंग के बाद अब आपने एक चीज का और ध्यान रखना है,
कि जब आप दूध निकालते हैं तो पहली 2-3 धाराएं, जिन्हें कि 4 स्ट्रिप कहते हैं, उसे आपने डिस्कार्ड कर देना है, फेंकना है, उसे आपने दूध में कभी मिक्स नहीं करना है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल लोड सबसे ज्यादा होता है। तो उस 4 स्ट्रिप को आपने कहाँ फेंकना है? फर्श पे नहीं फेंकना है। फर्श पे फेंकोगे तो वही जो कीटाणु हैं जो उसमें पैक्ड थे पहली 2-3 धाराओं के दूध में, वही आपके फिर थनों के अंदर जाके इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सेपरेट कोई बर्तन, कोई छोटा जग या कुछ भी आप रख सकते हैं, उसको बाहर फेंक दें। इसके बाद आप पोस्ट डिपिंग भी कर सकते हैं। पोस्ट डिपिंग में क्या है, जब आपने दूध निकाल लिया तो इसी सोल्यूशन से आपने लास्ट में उनको फिर डिप कर देना है, और थनों को, चारों को, और उसके बाद आपने इसको साफ नहीं करना है। तो इसी से आप बहुत अच्छा नियंत्रण कर सकते हैं। ये आगे मैंने कुछ एक फोटोज आपको बताए हैं कि टी डिपिंग किस तरह से होती है, किस तरह से डिटेक्शन के लिए आजकल स्ट्रिप्स उपलब्ध हैं। और बर्तन, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए हम स्टेनलेस स्टील या फिर एल्यूमिनियम के खुले बर्तन, खुले मुंह वाले बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ हमें अपने पशुओं के पोषण का भी प्रबंधन करना चाहिए। हमें उन्हें समय समय पर यूरिया, मोलासिस, ब्रिक या फिर जो भी आप फीड सप्लीमेंट जिन्हें कहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम अपने पशु को बहुत अच्छा चारा, दाना, कैल्शियम भी दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ एक ऐसे पोषक तत्व हैं जिसकी कमी उसके शरीर में रह जाती है। तो उन्हें पूरा करने के लिए हमें उन्हें बाहर से देना पड़ता है, जिसके लिए हम यूरिया, मोलासिस, ब्रिक या फिर खनिज मिश्रण का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सारी चीजें मैंने आपको बताई वो इस टेबल में या इस फोटो में आपको सामने दिख रही हैं। तो इसी के साथ मैं ये निष्कर्ष या सुझाव देना चाहूंगी कि थनैला रोग के प्रबंधन के लिए हमें कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहले, उपचार से बेहतर है कि हम प्रिकॉशन ले लें, रोकथाम कर लें। जितनी जल्दी पहचान करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और व्यक्तिगत प्रबंधन, हर किसान, हर फार्मर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि मेरा जो हर दूध देने वाला जानवर है उसकी मैं इक्वली केयर करूं, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ लास्ट में जाते जाते मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि यदि आप जो विदेशी इलाज है या एलोपैथिक इलाज है ये नहीं करना चाहते, तो आजकल बहुत सारी एथनोवेटनरी फॉर्मुलेशंस या मेडिकेशंस है। यानी कि एथनोवेटनरी मेडिकेशन का मतलब हुआ कि जो घर पर या फिर जो आसानी से उपलब्ध इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे भी हम इलाज कर सकते हैं। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने बहुत अच्छी एक यूट्यूब पे वीडियो डाली है। तो मेरा निवेदन रहेगा सभी किसान भाई बहनों से कि एक बार आज उसे जाके जरूर देखें। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, उससे पहले मैं हमारे सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे से जितने भी एक्सपर्ट्स आज जुड़े हैं, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए मैं आप स्वागत करना चाहूंगी कृषि जागरण के मंच पर माधव यूनिवर्सिटी पिंडवारा सिरोही राजस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर गीतम सिंह जी का, जो कि वैक्सीनेशन पावर पर अपने विचार हम सभी के सामने रखेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गीतम जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ लेकिन वीडियो ऑन नहीं हो रहा है अभी। कोई बात नहीं सर, आप बिना वीडियो ऑफ किए भी अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू पारुल यादव जी और पूरी टीम आपकी, आपके कृषि जागरण की जो टीम है और जो फाउंडर सर हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनको धन्यवाद कि उन्होंने आज इस एक महान अवसर पर एक प्रोग्राम आयोजित करने का विचार किया। और मैं काफी देर से देख रहा हूं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स, वेरी नॉलेजेबल एंड ब्रिलियंट पर्सनालिटीज को आपने इनवाइट किया है। और काफी अच्छा नॉलेज मुझे भी जो है यहाँ सुनने को मिला। स्टार्टिंग में डॉक्टर तरुण सर ने जो बताई बहुत सारी चीजें, जो मेडिकल डॉक्टर्स और वेटनरी डॉक्टर्स को लेकर उन्होंने बातें कही, ये बहुत प्रेशियस जो टॉक्स हैं, ये हमें कहीं भी देखने को, सुनने को नहीं मिलती है। ये सिर्फ अनुभवी लोगों से प्राप्त होती है। मैं माधव यूनिवर्सिटी पिंडवाड़ा सिरोही राजस्थान, जो कि माउंट आबू में है, वहां पर एज ए डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर काम कर रहा हूँ। यहाँ हमारे होम्योपैथी कॉलेज भी है, वहां भी डॉक्टर्स ने मेरे से चर्चा किए थे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर कि होम्योपैथी जो मेडिसिन है उस हम प्रयोग।
उसको उन्होंने मुझे सारे प्रोजेक्ट दिए जिसमें इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, डिजीजेज हैं, उनके प्रिकॉशंस हैं, कैसे दवा का प्रयोग किसमें हो सकता है। तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट आया था इमोशंस एंड फीलिंग्स का। वहां पर मुझसे यह पूछा गया कि आप कैसे पहचान सकते हो कि कोई एनिमल हैप्पी है या बहुत दुखी है या बहुत गुस्से में है। उन्होंने मुझे इस तरह के कई पॉइंट्स दिए और पूछा गया कि क्या आप पहचान सकते हैं फेस रीडिंग से। जैसे कि इंसान को, ह्यूमन बींग्स को पहचान लिया जाता है कि वह गुस्से में है, शायद कि शायद वह दुखी है, शायद वह बहुत खुश है, देखकर फेस एक्सप्रेशन से। तो वहां मुझे, जब मैंने उनको अपने फाइंडिंग्स जो है दिए और जो 8 पॉइंट हेडोनिक स्केल है उसके बारे में उनको बताया, पैरामीटर्स बताए, और नए स्केल बनाने के लिए हम उस पर काम कर रहे हैं कि हम किन पॉइंट्स के आधार पर यह तय कर सकते हैं कि यह एनिमल हमारा किस एक्चुअल कंडीशन से गुजर रहा है। तो उस पॉइंट्स को डॉक्टर तरुण सर ने आज टच किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि मुझे आदेशित हुआ है, मुझे आज वैक्सीनेशन पावर एंड ये जो असेसमेंट है इसके बारे में मुझे आज बताना है, और NADC जो एक प्रोग्राम है उसके बारे में भी मुझे आज बताना है। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि वैक्सीनेशन की जो पावर है, वैक्सीनेशन क्या है। देखिए, वैक्सीनेशन जब हम डेयरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, साइंटिफिक फील्ड में काम कर रहे हैं, एनिमल्स रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के लिए भी वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन होने के से पहले हम हमेशा तमाम बीमारियों को लेकर के चिंतित रहते हैं। हमारे एक प्रॉब्लम रहती है कि भाई ये जो समस्या हम एवरी ईयर देख रहे हैं कि FMD है, ब्रुसेलोसिस है, PPR है, ये तमाम डिजीजेस HSF आती ही आती हैं, सीजनल डिजीज। लगता है किसी तकनीकी समस्या के चलते डॉक्टर गीतम जी हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। वो फिर से ज्वाइन करेंगे तो हम एक बार फिर से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस बीच मैं मंच पे स्वागत करना चाहूंगी फाउंडर एंड CEO ऑफ एकॉमी बायोसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर सलोनी कोटपोले जी का, जो कि आज हमारे दर्शकों के सामने एनिमल न्यूट्रिशन पर अपने विचार रखेंगी। मैम बहुत बहुत स्वागत नमस्ते। करना चाहूंगी मैं कृषि जागरण पर आपका। नमस्ते सभी को, नमस्ते। और सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने आज जो स्पीकर प्रोफाइल्स रखे हैं वो हर तरह के लोगों के हैं। हमारे साथ गवर्नमेंट जुड़ा है, हमारे साथ एकेडमिशियंस जुड़े हैं, और उसी में आपने स्टार्टअप्स को भी इंक्लूड किया है, तो उसके लिए थैंक यू। बिकॉज स्टार्टअप्स एक रिफ्लेक्शन है इनोवेशन का, तकनीकी इनोवेशन का, और कैसे हम एनिमल हस्बेंड्री में भी इनोवेशन ला सकते हैं उस बात का। तो मेरा नाम सलोनी कोटबोले है। मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, और मेरा डायरेक्ट एनिमल हस्बेंड्री से कोई नाता नहीं था। सिर्फ पढ़ाई करी थी माइक्रोबायोलॉजी की। बट क्योंकि मैं मुंबई से आती हूँ और मुंबई में डेयरी का बहुत स्कोप है, डेयरी एनिमल्स बहुत ज्यादा है, तो वो हमेशा मुझे एक्साइट करता था कि मेरी पढ़ाई का एप्लीकेशन इस विषय में हो। उस सोच के साथ एक कॉलेज स्टूडेंट, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने सोचा कि क्या हम माइक्रोबायोलॉजी का एप्लीकेशन वेटरनरी में कर सकते हैं। और मैंने अपने स्टार्टअप्स में प्रोडक्ट्स बनाए, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, तो आज मैं उसकी भी बात करूंगी। बट सबसे पहले अ, आप सबको सुन के मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हम यहाँ प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, वेटरनरी की बात कर रहे हैं, स्कोप की बात कर रहे हैं। तो मेरा एक विचार है, और मैं इस मुकाम पर चली हूँ कि मुझे वेटरनरी को ग्लैमरस बनाना है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये ग्लैमर वर्ल्ड नहीं है, या हम देखते हैं कि किसी भी गांव, आप अगर रूरल कभी चली जाओ तो गांव के एंड में हमेशा वेटरनरी क्लिनिक्स होते हैं, जबकि अर्बन लाइफ में हमेशा एक वेट को, एक डोमेस्टिक एनिमल्स के डॉक्टर को बहुत ग्लैमर है। बट वही लाइफ स्टॉक स्पेस में ऐसा नहीं है। तो मेरा जितना भी कंट्रीब्यूशन है उसमें से मैं ये करना चाहूंगी पूरे वेटरनरी वर्ल्ड के लिए।
और अब हम आहार की जब बात कर रहे हैं तो सबने कहा कि आहार महंगा होते जा रहा है, आहार नियोजन सही नहीं होता, महंगाई है, सीजनल चेंजेस आ जाते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस है, हमने सब सारे प्रॉब्लम्स अभी देखे और हमने फिर डिजीज की भी बात करी। तो इन सारी चीजों का एक सोल्यूशन निकालना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं 70 ईयर्स पहले जो दिक्कतें थी एनिमल हस्बेंड्री की वो अभी भी सेम है। हम एडवांस हो चुके हैं लेकिन फार्मर की जो दिक्कतें हैं वो सेम है। हमारे साथ अभी एक हमारे किसान भाई जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि हम सबसे ज्यादा मीट प्रोड्यूसर हैं लेकिन फिर भी कुछ दिक्कतें हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के इश्यूज हैं, या कई सारे फार्मर इसको अब कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं एज अ प्रोफेशन। तो हमें कुछ इनोवेशन लाने की जरूरत है और उसी में मेरी कंपनी जो है वो काम कर रही है। और मैं चाहूंगी कि मेरे जैसे जो लोग इस क्षेत्र में प्रॉब्लम्स को समझते हैं, गैप्स को समझते हैं, उनको भी उसी में कुछ इनोवेशन लाना चाहिए। तो हमने क्या किया हुआ है कि हमने देखा कि पोषण और पोषण के लिए न्यूट्रिशन पे खर्चा तो हो ही रहा है। तो खर्चे के साथ अगर हम एक ऐसा कुछ न्यूट्रिशन बनाए जो मेडिसिनल बेनिफिट भी दे, तो उससे मेडिसिन के खर्चे भी किसानों के कम हो जाएंगे और एक इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। तो हमने फर्स्ट टाइम लाए हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स पशुधन के लिए, जिससे क्या होगा कि न्यूट्रिशन की जो भी कमतरताएं हैं सीजनल चेंजेस के कारण, कॉस्ट इफेक्टिवनेस के कारण जो किसान नहीं दे पाते, उसके कारण के जो भी चेंजेस हैं वो लैक्यूनीज जो आ जाते हैं जिसके कारण एनिमल्स हील नहीं हो पाते, बीमार ही रहते हैं, या इम्यूनिटी नहीं रहती, मिल्क प्रोडक्टिविटी अफेक्टेड रहती है, तो ये सारी चीजें ना हो। तो हमने न्यूट्रास्यूटिकल रेंज लाया है, जिसके कारण ये होता है कि पशुओं के लिए जो न्यूट्रिशन लिमिटेशंस है वो भी पूरी हो जाती है, जैसे कि प्रोटीन। अब हमारे यहाँ के खासकर सारे पशुधन जो है वो वेजिटेरियन है, हम वेजिटेरियन ही खिलाते हैं, तो अक्सर वेजिटेरियन सोर्सेज में प्रोटीन की कमी हो जाती है और जो प्रोटीन सोर्सेज अवेलेबल है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो हमने एक अफोर्डेबल प्रोटीन सप्लीमेंट और एक न्यूट्रास्यूटिकल लाया है पशुधन के लिए, जो हम 15,000 से अधिक किसानों को दे रहे हैं। उनका विश्वास है उस पर और वो उसे सप्लीमेंट के तौर पर खिला रहे हैं। इससे ना ही उनका प्रोडक्टिविटी या दूध बढ़ा है, फैट एस्टिमेट बढ़ा है, बट उनकी इम्यूनिटी पे असर हुआ है। और सबसे पहले हम इम्यूनिटी पे बात करते हैं। आज हमने वन हेल्थ की बात करी कि पशु का स्वास्थ्य सही होना चाहिए, तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो है वो वन हेल्थ पर पूरी तरह से डिजाइंड है और इस तरह से है कि वो मिनरल मिक्सचर के कॉस्ट में किसान को मिले और उसी के साथ उनको हेल्थ भी मिले, इम्यूनिटी भी मिले। तो हम ये क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने ब्लड टेस्ट करे हैं, हमने हर एनिमल को जिसको हमने खिलाया ब्लड चेक करके कहा है कि ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो मेस्टाइटिस हो, इन्फेक्शन, अगर या इन्फेक्शन या तो नहीं होंगे और अगर हो गए तो उनको हील होने में ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स मदद करते हैं। अगर आप क्विकली मैंने जो एक स्लाइड शेयर करी थी, अगर आप शेयर कर सकें आपके एंड से, तो एवरीवन यस। कैन सी द सप्लीमेंट्स। हाँ, तो हम इसे न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये च्यवनप्राश है। हम इसे सिंपली कहते हैं कि ये च्यवनप्राश प्रोडक्ट है कि जिसको दिया जा सकता है रोज। च्यवनप्राश जैसे 1 चम्मच, जैसे हमारा एक गिलास होता है, और इसको देने से पूरे सेहत पर पशु के काम होता है। तो हमने एंटीबायोटिक्स, हमारे किसानों ने एंटीबायोटिक्स देना एकदम कम कर दिया है। अगर कोई एकदम जरूरी हो तो ही वो देते हैं, तो वो चीज कम हो चुकी है। क्वालिटी मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, मिल्क में प्रोटीन, इसमें सारी चीजें बढ़ी है। तो इस तरह से हम अभी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कई कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, कुछ डेयरीज के साथ भी हम काम कर रहे हैं। और अगर हमारा उस स्लाइड पे मैंने सारी चीजें दी हुई है, तो अगर आप किसान हैं या आप डेयरी व्यवसाय या गोट या एनिमल हस्बेंड्री में किसी चीज में भी जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप संपर्क कर सकते हैं जानने के लिए कि इस किस किस तरह से चीजें हो रही है। आप हमारे प्रोडक्ट का सैंपल भी मंगवा सकते हैं। और मेरी ये राय है कि अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो पोषण से आहार की ओर, पोषण से सेहत की ओर हमें जाना चाहिए, आहार से सेहत की ओर। तो जो भी हम खिलाएं, जैसे हमने कोविड के बाद इंसानों में देखा कि सबने प्रोटीन खाना शुरू कर दिया, सबने थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट डाला अपने आहार पे, ताकि हम नेचुरली ठीक रहें दवाई से पहले। वही चीज हमें अब पशुधन के साथ करनी है, क्योंकि हम और वो अलग नहीं है, हम उनसे बहुत नजदीकी तौर पर जुड़े हुए हैं। उनको बीमारी आएगी, उनमें से हमें भी आ सकती है कभी भी। तो एनिमल सोर्स को भी हम हेल्दी करें और उसके बाद जो एनिमल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो भी अगर
अच्छे क्वालिटी के हो तो हमें बीमारियां नेचुरली नहीं होगी। और जब भारत की हम बात करते हैं तो 8 करोड़ से अधिक किसान केवल डेयरी व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम वेगन हो जाएंगे या ये सही नहीं है, इकोनॉमी के लिए भी वो सही नहीं है। तो जैसा आप देखो तो स्क्रीन पर हमारा लोगो यही है कि अगर एनिमल हेल्दी रहेगा तो नेशन वेल्दी रहेगा। बिकॉज इफ द एनिमल इज फिट देन देयर आर नो डिजीजेस, एवरीथिंग इज फिट। हम इस मुकाम पर ले चले हैं कि न्यूट्रिशन अगर अच्छा हो पशुधन का तो हम कोका कोला को रिप्लेस कर सकते हैं दूध से, है ना। तो हम ये कंसेप्ट लेके चलते हैं कि हमें, जैसे मैं एक बार नेदरलैंड्स गई थी जो एक डेवलप्ड कंट्री है, तो मैंने देखा था कि वहां पे रेस्टोरेंट्स में, कैफेज में मिल्क या मिल्क शेक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं। एंड मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा कि अगर हम वर्ल्ड नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर है तो हमें भी ऐसे होना चाहिए। तो हमारी वो सोच है, उस तरह से हम दूध को या मिल्क प्रोडक्ट्स को सुधारना चाह रहे हैं। और न्यूट्रिशन उसके लिए सबसे पहला एक एस्पेक्ट है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि हमें न्यूट्रिशन, कि हम पशुधन दूध को ब्लेम करने की जगह या दूध की क्वालिटी को ब्लेम करने की जगह हमें सबको ये अवेयर करना चाहिए कि पशु क्या खा रहा है वो आप देखिएगा। क्योंकि मिल्क लूज मार्केट में मिलता है, मिल्क कई ब्रांड्स के साथ मिलता है, मिल्क कई सोर्सेस हमें पता नहीं होते हैं, बट हम केवल ये बोलते हैं कि अरे इंटॉलरेंस है और हम छोड़ देते हैं, या ये ऐसा है तो हम छोड़ देते हैं। तो अगर कंज्यूमर, हम जैसे जो कंज्यूमर है वो थोड़ा सा कॉन्शियस अवेयरनेस लाए और रूट कॉज तक जाए तो किसान भी, आप देखोगे कि हमारे यहाँ किसान बहुत केयरफुली अपने पशुधन को रखता है। जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है वैसा कल्चर यहाँ नहीं है। यहाँ पे पशुधन एक फैमिली का हिस्सा होता है। तो सारे जो मिथ्स हैं एनिमल प्रोडक्ट्स को लेके वो भी हम कम करना चाह रहे हैं। लेकिन एज कंज्यूमर्स ऑन दिस वर्ल्ड वेटरनरी डे मैं सबको कहना चाहूंगी कि हम थोड़ा सा अवेयरनेस ले, रूट कॉज तक जाए, एंड हम कोशिश करें कि हम बस बचा कुचा ऐसा जानवरों को ना दे, पशुधन को ना दे। हम एक कॉन्शियस एफर्ट दें न्यूट्रिशन के बारे में, और अगर न्यूट्रिशन को हम सही से रखें तो हेल्थ भी उनकी अच्छी रहेगी और कॉस्ट इफेक्टिविटी भी रहेगी। हमारे किसान, 15,000 से अधिक किसान दुगना कमा रहे हैं और उनकी 60-70 हजार की सेविंग्स हो रही है सिर्फ अच्छा खिला के और ये सप्लीमेंट्स देके जो कि मिनरल मिक्सचर के दाम में आ रहे हैं। तो हमने ये प्रूव करके दिखाया है ऑन फील्ड और हम इसी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो प्रिवेंटिव अप्रोच बहुत प्रॉफिटेबल अप्रोच होता है, यही मुझे सबको कहना है। और एंड में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम डेफिनेटली ले पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर हैविंग। थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि आपने कहा कि एंड में किसी का भी क्वेश्चन है, तो मैं एक बार फिर हमारे दर्शकों से कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सेशन खत्म होते ही हम आपके सभी सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलाएंगे। तो जैसे कि हमारे साथ एक बार फिर से डॉक्टर गीतम जी जुड़ चुके हैं, तो सर मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी कृषि जागरण पर। और सर हमारे दर्शकों को बताएंगे कि वैक्सीनेशन पावर जो है वो पशुओं में वैक्सीनेशन का क्या महत्व है, उस पर अपने विचार वो हमारे साथ साझा करेंगे। डॉक्टर गीतम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल जी। बिल्कुल आवाज आ रही है। देखिए, वैक्सीनेशन के लिए बहुत पूरे वर्ष में 2 बार किए जाने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग डिजीज होती हैं और इफेक्टिवली जो डिस्ट्रॉय करते हैं एनिमल्स को, उन डिजीजेस को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। HS, FMD काउज और बफलोज में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और PPR का जो इफेक्ट है हमें गोट्स में देखने को मिलता है। और एरिया वाइज जो डिजीजेज हैं वो पूरे कंट्री में अलग अलग, हमको अलग अलग स्टेट में इफेक्टिवली देखने को मिलते हैं। हम वैक्सीन को लेकर के, जैसे कि FMD है, FMD के लिए फुटवैक जो वैक्सीन और गवर्नमेंट की तरफ से भी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी बहुत सारी जो मदद दी जा रही है सरकार के लिए, उसके द्वारा हमारा वैक्सीनेशन राउंड द ईयर अवेलेबल रहता है। और हमारे डॉक्टर्स जो है पूरे वर्ष भर काम करते हैं, तमाम वैक्सीन पर और दवाइयों पर काम करते हैं और उनके द्वारा गांव-गांव, घर-घर तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम सरकार के द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा एनिमल हेल्थ कैंप लगा करके आयोजित किए जाते हैं, जिससे कि हमारे किसानों का, हमारे डेयरी फार्मर्स का, डेयरी मैन का जो एनिमल है वो स्वस्थ रहे। इसमें हम वैक्सीन के इम्पोर्टेंस को पहले समझते हैं कि अगर हम वैक्सीन का प्रयोग करते हैं तो हमारे एनिमल को प्रॉब्लम नहीं होगा। वैक्सीन हमने नहीं लगवाया हुआ है तो एनिमल हमारा उस डिजीज से इफेक्टेड हो जाएगा, उसका हेल्थ समाप्त हो जाएगा, उसका प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा
और उसकी मोर्टेलिटी भी देखने के लिए मिलती है। और अगर कोई भी किसी भी किसान के पास 2, 4, 10 भैंस हैं और 1-2 भैंस अगर उसकी मर जाती है तो उसके लिए यह बहुत बड़ा नुकसान होता है। कई वर्ष तक वह इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाता है। इसलिए आज हमारे कंट्री में लैंडलेस, लेबरर, पुअरर्स जो हमारे ग्रामीण स्तर पर जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिनका जीविकोपार्जन ही डेयरी और गाय भैंस भेड़ बकरी पाल करके ही हो रहा है। ऐसी कंडीशन में कोई भी बीमारी अगर पशुओं में फैलती है, जैसे कि अभी लंपी स्किन डिजीज को देखने को मिला, उसमें बहुत सारे परिवार, बहुत सारे गांव, बहुत सारा एरिया इतना तबाह हो गया कि उनके एनिमल्स की जो हालत है वो आप सब उस चीज से परिचित हैं। इसलिए वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रुसेलोसिस के लिए भी जो ब्रुसेलोसिस एबॉर्टस S19 वैक्सीन जो काम करती है, उसके लिए भी आज हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह से किसान तमाम माध्यमों से किसानों के घर तक वैक्सीन को पहुंचाया जा रहा है। और जो वैक्सीनेशन के कार्यक्रम है उनके लिए भी एक्सटर्नल फंड प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जैसे कि NADCP है, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है। ये 2019 में लॉन्च किया गया था और इसके लिए 13,343 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स के लिए प्रोवाइड कराया गया है, जिसका टारगेट FMD और ब्रुसेलोसिस को 2030 तक पूरी तरह से समाप्त कर देने का है। FMD से ज्यादातर लोग परिचित हैं कि फुट एंड माउथ डिजीज जो है एनिमल्स को किस तरह से शुरुआत में पैरों से स्टार्ट होती है और पैरों में जो उसके घाव वगैरह छाले होते हैं उनको चाटने से पशु के मुंह तक पहुंच जाती है, और मुंह में जब उसके इन्फेक्शन पूरी तरह से हो जाता है तब पशु चारा दाना खाना बंद कर देता है और उसका जो प्रोडक्शन है वह धीरे धीरे कम हो जाता है और एनिमल डेथ की ओर चला जाता है। अक्सर हमारा किसान समझने में यह गलती कर देता है कि हमें किसान को क्या करना चाहिए। सबसे पहले किसान को बचने के लिए एनिमल के हेल्थ का, इन्फेक्शन का, गंदगी, साफ सफाई, वैक्सीनेशन का ध्यान रखना है। पूरे वर्ष में 2 बार वैक्सीन लगवाना ही है, यह क्लियर है। सरकार से फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन आज हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। मात्र 2 रुपए की स्लिप आपको कटवानी है और तुरंत जो हमारे वेटनरी डॉक्टर्स हैं प्रत्येक हॉस्पिटल से वैक्सीन को प्रोवाइड करा रहे हैं, लगा रहे हैं। और इसमें हमें यह देखा जाता है कि यह जो दुधारू पशु हैं, जो पशु दूध दे रहा है, सबसे पहले उनको ही बीमारियां जो है लगती है। तो हमारे जो मिल्क एनिमल्स हैं उनका हमें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है। उनको हमें अन्य पशुओं से आइसोलेट करके भी रखना पड़ता है। उनके लिए चारा दाना भी अलग से उपलब्ध कराया जाता है उनके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। इसलिए जो मिल्क एनिमल्स को विशेष स्पेशल केयर की जरूरत है और उनमें वैक्सीनेशन तो आप जरूर कराएं ही कराएं। वैसे तो वैक्सीनेशन की रिकमेंडेशन ऑल एनिमल्स के लिए है। आपके पास जो भी 10 एनिमल हैं, 20 हैं, 50 हैं, टोटल वैक्सीनेशन करा कर ही आप आगे काम करें। ये ना सोचें कि भाई ये छोटे बछड़े हैं कि बछड़ियां हैं, इनमें तो वैक्सीन की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। बीमारी कहीं से भी स्टार्ट होगी, इन्फेक्शन पूरे डेयरी फार्म में फैल जाता है, पूरे पोल्ट्री फार्म में फैल जाता है, सारी गोट्स का जितना भी आपके पास होंगी सब में फैलेगा। और मोर्टेलिटी का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, डेथ रेट का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, कितनी ज्यादा डेथ रेट होगी। आपने वो लंपी स्किन डिजीज में देखा कि बहुत हालत खराब थी। इसी तरह से हम ब्रुसेलोसिस के बारे में बात करते हैं। ब्रुसेलोसिस पशुओं में हमें देखने को मिलता है कि फीवर है, उनका हीट गैप है, उनके अंदर इनफर्टिलिटी है, उनके अंदर जो ड्राई पीरियड है वो लॉन्ग डेज में चला जाता है और बार बार कंसेप्शन होने में प्रॉब्लम आती है। पशु बार बार बच्चा देने में दिक्कत करता है और कई बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज पर जाकर के एबॉर्शन हो जाता है। जैसे कैटल्स में देखा जाता है 8 मंथ पे जो है एबॉर्शन हो जाता है, 7 मंथ पर एबॉर्शन हो जाता है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र टोंक वनस्थली में साइंटिस्ट था। 6-7 साल मैंने काम किया है वहां। मैंने उस दौरान देखा था कि टोंक के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत देखने को मिलती थी एबॉर्शन की। वहां का क्या है कि जैसे किसी भी एरिया का क्लाइमेट है, वाटर की क्वालिटी है और अवेलेबल फीड एंड फॉडर्स हैं, और ये सब चीजें बहुत ज्यादा एनिमल रियरिंग में इफेक्टिव रही हैं। इसलिए हमें ब्रुसेलोसिस का जो वैक्सीन है पशुओं के लिए, जो हमारे बछड़े होते हैं, वो 4 से 8 महीने पर हमें उसका वैक्सीनेशन कराया जाता है और प्रॉपर वे में हमें उसका वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। अब ये जो हमारा NADCP प्रोग्राम, इसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे इनके पशुओं के लिए जो है 2025 से लेकर के
2030 तक एफएमडी और ब्रूसेलोसिस से हमको पूरी तरह से एनिमल्स को, पूरे कंट्री को फ्री कर देना है। कहीं भी किसी तरह की प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए। और इसकी जो हमारी स्कीम है, इसकी जो मुख्य एक्टिविटीज हैं एनएडीसीपी की, मुख्य एक्टिविटीज के अंतर्गत हमारा वैक्सीनेशन है, एंटायर द ससेप्टेबल पीपल्स ऑफ बोवाइन्स और स्मॉल रूमिनेंट्स, शीप एंड गोट्स भी इसमें इंक्लूड हैं, और पिग, और ये जो हमारे कैटल, काफ्स और बफलोज, ये सब इसमें इंक्लूड है। इनको लेकर के हमें जो है एक लार्ज स्केल पर इसके अंदर वैक्सीनेशन होना है। दूसरा, इसके अंदर डिवर्मिंग प्रोग्राम भी है, जो कि 1 महीने पहले ही इसमें जोड़ा गया है कि हमें एनएडीसीपी के तहत डिवर्मिंग पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। दूसरा, एनएडीसीपी के अंदर इसकी पब्लिसिटी है, मास अवेयरनेस है, कैंपेन है, स्टेट लेवल, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल पर जाकर के हमें एनएडीसीपी की फंक्शनरीज हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन के लिए एनएडीसीपी में दिया गया है। क्योंकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो इसमें पशु को चिन्हित करके, उसका ईयर टैगिंग करके, उसका रजिस्ट्रेशन करके, और वो पूरा डाटा हमें हमारे स्टेट गवर्नमेंट को जो है गांव लेवल से लेकर के ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और फिर सीधा केंद्र सरकार को हमें प्रस्तुत करने का इसमें फ्रेम रखा है। टोटल रिकॉर्ड जो मेंटेन है वो एनिमल हेल्थ कार्ड के थ्रू एनएडीसीपी का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा कि किस पशु को उसके टैग नंबर के अकॉर्डिंग कौन सा वैक्सीन दिया गया था और अगला वैक्सीन कब उसको दिया जाना है। इसके अंदर हमको एनिमल पॉपुलेशन का सर्वेलेंस करने का जो है प्रावधान है। अब इसमें जो हमारे एफएमडी की वैक्सीन है, ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन है, इन सारी वैक्सीन के लिए एक प्रत्येक हॉस्पिटल पर जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, उन सब चीज के इस्तेमाल के लिए भी इन्होंने एक्टिविटीज में रखा गया है कि जहां भी आवश्यकता होती है वैक्सीन हमारी खराब नहीं हो जाए। जैसे कि मेरे कई मित्र वेटरनरी हॉस्पिटल्स में हैं, वो मुझे बताते रहते हैं कि 6 दिन 7 दिन बाद हमको यह सीमन सैंपल्स हैं, ये चीजें फेंकने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेफ्रिजरेशन की ज्यादा व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं है। तो इन व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए भी सरकार हमको जो है फंड प्रोवाइड करा रही है। और जो टेस्टिंग है भाई, वैक्सीन देने से पहले प्री वैक्सीन सैंपल्स एंड वैक्सीन देने के बाद पोस्ट वैक्सीन सैंपल्स को लेने का भी इसमें एक्टिविटीज में शामिल किया गया है। इस सेंट्रल स्कीम के तहत एक डाटा जनरेट करने के लिए भी, प्रोग्राम का इम्पैक्ट देखने के लिए भी हमें डाटा जनरेट करने के लिए इस स्कीम में कहा गया है। और जो भी हमारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं और जो एलएसए हैं, तमाम एनजीओ हैं, तमाम स्टेट, उनके लिए इसमें रेम्यूनरेशन का भी रखा हुआ है कि प्रत्येक वैक्सीनेटर के लिए 3 रुपए पर वैक्सीन और ईयर टैगिंग के लिए 2 रुपए पर एनिमल का इसमें चार्ज भी दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि एनएडीसीपी प्रोग्राम बहुत इफेक्टिव प्रोग्राम है। इसको हम सब लोगों को साथ मिलकर के ग्रामीण स्तर तक, किसान स्तर तक घर घर पहुंचाने की आवश्यकता है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को देना चाहता हूं, पूरे देश को देना चाहता हूं कि शुभ अवसर पर हमारे एनिमल्स के लिए आप सब लोगों ने इतना सोचा कि वर्ल्ड वेटरनरी डे पर एक प्रोग्राम किया जाए। आगे भी ऐसा करते रहिए। मेरे लिए जो सेवा का मौका होगा मुझे बताते रहिए, मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गीतम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कि हम कार्यक्रम को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं, तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर बिमल चौधरी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कृषि जागरण पर आपका। थैंक यू पारुल जी। ये मेरा सौभाग्य है कि हम लोग वर्ल्ड वेटरनरी डे पे हम लोग मिल रहे हैं एंड हमारे साथ थैंक यू कृषि जागरण फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट आई वुड लाइक टू विश यू ऑल ए हैप्पी वर्ल्ड वेटरनरी डे। सेम टू यू सर। मैं अभी बोलना, आज का मेरा विषय वस्तु है इंटीग्रेटिव वेटनरी मेडिसिन टू मिटिगेट द एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आजकल देखा जाता है कि हम लोग जो एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो धीरे धीरे वो एंटीबायोटिक काम नहीं करता। मान लो 15 साल पहले हम लोग पैरासीटामोल 250 mg का करते थे, आज 650 mg का कर रहे हैं। तो इसका मतलब धीरे धीरे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो अभी ये जैसे ह्यूमन में हो रहा है वैसे एनिमल भी हो रहा है। अभी जैसे हम लोग एनिमल में कोई इंजेक्शन वगैरह देते हैं 3 दिन के लिए, फिर बाद में वही जो इस एंटीबायोटिक का कुछ पोर्शन हम लोग का दूध में आता है या मीट में आता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो ये जो एंटीबायोटिक रेसिड्यू को हम लोग जो दूध में या अपना मीट में आता है, तो वो जब
हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हमारे शरीर में धीरे धीरे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये जो इसको बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में हम लोग का है आयुर्वेदा और होम्योपैथी। और इस साल हमारा वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो MSB बनाया है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेटनरी एजुकेशन, उसमें आयुर्वेद और होम्योपैथी दोनों को ऐड कर दिया है। अभी बच्चे भी हमारे एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद और होम्योपैथी और उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। और अभी हमारा जैसे केरला और गढ़वास में हम लोग PG सर्टिफिकेट वेटनरी होम्योपैथी में भी कोर्स दे रहे हैं। अभी आगे हम दूसरे यूनिवर्सिटी से जो कि PG सर्टिफिकेट वेटनरी आयुर्वेद भी दें। तो इससे क्या होगा कि हम जब ऑल्टरनेटिव मेडिसिन करेंगे, इसका 3 फायदे हैं। एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है और ये रबस्ट, और तीसरा है हमारा एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी मान लीजिए सिर्फ हमारे इंडिया में हम लोग जैसे यूज करते हैं आयुर्वेद, वैसे हमारा चाइना में वो लोग यूज करते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज वेटनरी मेडिसिन और वेटनरी एक्यूपंक्चर, वैसे जापान में भी वो लोग यूज करते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो हर स्टेट में और हर कंट्री में अलग अलग सा जो लोकल मेडिसिन यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इथनो वेटनरी मेडिसिन। और NDDB ने डाला है जिसको हम लोग 3 लाख गाय के ऊपर उसको परीक्षा किया गया और उसका अच्छा रिजल्ट भी आया। तो इसके लिए हम जो अभी पहले हमारे मैडम बोल रहे थे कि इथनो वेटनरी मेडिसिन के बारे में, एंटीबायोटिक देते हैं तो हमें 3,000 तक खर्चा आता है, लेकिन अगर इथनो वेटनरी करते हैं जो NDDB का फॉर्मूला, सिर्फ अपना पान पत्ता और चूना और हल्दी लेके एक पेस्ट बनाना, इफेक्ट आता है, उसमें 40 रुपया खर्चा होता है। तो ये हम लोग जो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि एंशिएंट वेटनरी हेरिटेज है उसको हम लोग अभी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। और अभी ICSR भी इसको प्रमोट कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज ऑल्सो सपोर्टिंग फॉर, इसको आगे लेना चाहिए। अभी वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस से थ्रू से हम लोग दुबई में भी हर 2 साल में हम लोग वहां पे भी अपना वेटनरी आयुर्वेद और वृक्ष आयुर्वेद को भी, हमको वृक्ष आयुर्वेद पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपका जो फीड एंड फोडर हम लोग यूज करते हैं, अगर वो अगर सही मायने से अगर हमारा आयुर्वेद मेथड से होगा तो उसमें भी पेस्टिसाइड रेसिड्यू नहीं रहेगा। दूसरा हमारा जो मेडिसिनल प्लांट यूज करते हैं अगर उसको हम लोग यूज करके ऑर्गेनिक फार्मिंग से करेंगे तो उसमें भी कोई रेसिड्यू नहीं आएगा। तो ये जो पूरा साइकिल है इसको हम लोग मैनेज करना पड़ेगा और इसको हम लोग इकोलॉजिकली बैलेंस भी कर सकते हैं। So now I will request all of you, whatever is possible, then we will definitely go for this integrative veterinary medicine. क्योंकि हम लोग जो वेटनरियन से हम लोग 2 चीज देखते हैं, तो लाइफ देखते हैं, लाइवलीहुड भी देखते हैं। मतलब इधर गाय का जान भी बचाना है और उधर फार्मर का भी जान बचाना है। अगर 8,000 का गाय है उसको बोलोगे 3,000 का मेडिसिन, वो करेगा नहीं और गाय मर जाएगा। तो इसलिए हम लोग उसमें गाय में स्किन डिजीज आता है, उसमें एलोपैथी काम नहीं करता, और जो जेरियाट्रिक मेडिसिन उसमें भी एलोपैथी काम नहीं करता। तो उसमें हम लोग अपना ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लाइक होम्योपैथी, आयुर्वेद इसको यूज कर सकते हैं। और नाउ रिसेंटली वी हैव वेंचर्ड इनटू नेचुरोपैथी लाइक मड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी एंड एक्यूपंक्चर। सो थैंक यू फॉर गिविंग दिस चांस। इफ एनी क्वेश्चन आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू थैंक यू सो मच विमल जी अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो जैसा कि हमारे दर्शकों के अगर कुछ सवाल रहेंगे तो Q&A सेशन में हम लोग पूछ सकते हैं। तो मैं एक बार फिर हमारे दर्शकों से कहना चाहूंगी, आपका अगर कोई भी सवाल है तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए मैं बिहार वेटरनरी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रविशंकर कुमार मंडल जी का कृषि जागरण पर स्वागत करना चाहूंगी, जो कि आज हमें एनिमल केयर, प्रोटेक्ट योर हर्ट, प्रोटेक्ट योर इनकम विषय पर अपना ज्ञान देंगे। तो डॉक्टर रविशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि जागरण पर। थैंक यू पारुल मैम। मैं डॉक्टर रविशंकर कुमार मंडल हूँ, बिहार वेटरनरी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मेडिसिन डिपार्टमेंट में। और मैं कृषि जागरण मंच को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि अपनी बात रखने के लिए। और आज जैसे हम जानते हैं कि आज वर्ल्ड वेटरनरी डे है और ये हम सब वेटरनरी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और आज का वर्ल्ड वेटरनरी डे का थीम भी है कि एनिमल हेल्थ टेक्स ए टीम, मतलब कि पशु स्वास्थ्य एक टीम का कार्य है, जिसमें कि ओनली वेटरनियन का रोल नहीं होता है। इसमें वेटरनियन के साथ साथ जो वेटनरी के साथ जुड़े हुए हैं अलग और भी समुदाय से आते हैं, लाइक वेटनरी कंपाउंडर हैं, फार्मर्स एलोन है वो भी हैं,
और हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग है वो, और उसके साथ साथ अदर जो कॉर्पोरेट वर्क के हैं, तो सबका एक संपूर्ण क्या होता है मिला जुला क्या बोलते हैं भागीदारी सबकी, जो कि एक स्वस्थ पशु के लिए बहुत ही जरूरी बात है। और ये वेटली टीम एक तरह से हमें वन हेल्थ, जो कि इसमें एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ और साथ साथ में जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट जो होता है वो एक साथ को भी समावेश करती है। तो इसी के साथ मैं आज मेरा वो टॉपिक जो मिला मुझे, वर्ल्ड होते हैं वो हेल्थ हेल्थ मैनेजमेंट, जो कि झुंड स्वास्थ्य प्रबंधन से मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहूँगा। ठीक है, मतलब हेल्थ हेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है कि एक झुंड में पशु का स्वास्थ्य का मतलब कि मैनेजमेंट करना, मतलब प्रबंध करना। मतलब इसमें क्या होता है कि एक विशेष पशु पर ध्यान नहीं देते हैं, मतलब कि प्रॉपर पूरे झुंड पे देते हैं, जिसमें कि गाय भैंस बकरी भेड़ इत्यादि सारे आते हैं। तो इसमें मुश्किल में क्या होता है कि दिस ये मेन फोकस करता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसे कि हमारे पहले और भी बहुत सारे एक्सपर्ट ने पहले बता रखा है कि इस पर बहुत सारी चर्चाएं होगी, मेरे पास अपनी बात मैं सीमित समय में करना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसमें हमें बीमार पशु के साथ साथ मतलब कि जो होते हैं जो स्वस्थ पशु का उनका प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे करना है, जिस कारण से वो बचा मतलब कि बीमार होने से बचा जा सके और उनके इलाज पर जो खर्चा होगा वो हमें कम करना है। तो इसमें मतलब कि 4-5 पॉइंटें आती हैं, इसमें जो 5 जैसे कि नियमित स्वास्थ्य जाँच होती है, मतलब रेगुलर हेल्थ चेकअप जो है पशु का हमें संपूर्ण स्वास्थ्य की प्रॉपर मतलब हर टाइम टू टाइम जाँच करनी है। जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट एनिमल है, जैसे होता है ना लैक्टेशन पीरियड, मतलब कि होता है ट्रांजिशन पीरियड होता है, दैट इज़ द वेरी क्रूशियल स्टेज फॉर जब प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के बीच का जो स्टेज होता है, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पशु के स्वास्थ्य पे ध्यान रखने की। अगर उसमें हम अगर स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते तो आगे चल के पशु जो होती हैं गाय जब लैक्टेशन में आती है, लैक्टेशन से पहले प्रेगनेंसी के मतलब पार्टनरशिप के बाद भी जैसे कि मिल्क फीवर होती है, बाद में फिर कीटोसिस वगैरह होती आती है, वो सारी बीमारियाँ बहुत सारे मतलब पशुओं में डेवलप हो जाती है। इसलिए हमें उस समय पशुओं की समय समय पर जाँच बहुत ज़रूरी है। और हमें बीमारी का शुरुआती लक्षण में भी हमें पहचानना पड़ेगा कि भई जब पशु बीमार हो तो उससे पहले हमें उसकी जो शुरुआती लक्षण है उस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बीमारी को हम पहले ही कंट्रोल कर सकें। ये सब ज़रूरी है। इसके साथ-साथ जो नवजात बच्चे हैं उनके भी जो उनको भी देखभाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की जो होते हैं ना, जो फीमेल काव है वो फीटस वो हमारे लिए गाय है। तो हम जब तक अपने जो नवजात बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं करेंगे तो वो मोस्टली वो फिर वो एक तो संपूर्ण गाय बनने में टाइम लगता है, वो ज़्यादा टाइम लगेगा और वो अपने प्रॉपर क्या होते हैं फुल जो उनका प्रोडक्शन है वो भी वो कैरी नहीं कर पाएगा। उसके बाद है टीकाकरण में भी बहुत सारी बातें हो चुकी है। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी बहुत ज़रूरी है सर, पशु का समय-समय पर टीकाकरण और कौन सी कोई बीमारी का टीकाकरण कब कराएँ वो भी बहुत ज़रूरी है। अभी डॉक्टर गीतम सर ने बता रखा है वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। तो हमें मोस्टली जो होती है हमारे जो पशुपालक है उसमें एफएमडी और एचएफ, डीक्यू ये सब बीमारियाँ बहुत कॉमन है, जो बहुत ज़्यादा हर साल मतलब पशुपालकों को पशुओं को अफ़ेक्ट करती है। एफएमडी का जो टीकाकरण होता है मोस्टली जो काफ होते हैं, वो उनके जो होती है 4 महीने की उम्र में दिया जाता है। फिर उनका टीकाकरण बूस्टर होता है, एक हर 1 महीने देना होता है। फिर उनको जो होता है बाइनोरली हर 6 महीने में एफएमडी की वैक्सीन देनी होती है। उसी तरह एचएस की वैक्सीन है जो 6 माह की उम्र से काफ में दिया जाता है। उसके बाद फिर उसको सालाना या फिर एनुअली हम दे सकते हैं। बीपी की तरह जिसको लंगड़ी रोग बोलते हैं, उसकी भी 6 माह की उम्र से जो काफ होते हैं उनको दिया जाता है। फिर उसका भी 1 महीने के बाद बूस्टर लगता है, फिर उसको एनुअली हम रिपीट कर सकते हैं। उसी तरह एक बीमारी होती है रेबीज, जो कि हम मोस्टली हम पशुओं को कुत्ते काटने के बाद पोस्ट बाइट थेरेपी लगा देते हैं। मोस्टली जो होते हैं डॉग्स में इनमें ज़्यादा होता है। तो पशुओं में पोस्ट बाइट थेरेपी रेबीज को कुत्ता काट ले तो वो क्या होता है कि बहुत सारे केस अभी भी आ रहे हैं कि गाय का दूध पीने से क्या होता है कि मनुष्यों में रेबीज की बीमारी फैल रही है। तो इससे हमें भी पोस्ट बाइट थेरेपी जो एंटी रेबीज थेरेपी है वो करनी चाहिए। ठीक है, उसके भी जो 5 टीके होते हैं 07, 0 डेज, 7 डेज, 14, 20 और 90 डेज के, वो देना है टीकाकरण। इसके साथ जो बकरियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन है बीमारी पीपीआर, ठीक है, तो उसकी भी रोकथाम के लिए हमें टीके करने हैं बकरियों में। टीकाकरण के बाद जो आता है मोस्टली आता है डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग क्या होता है कि जो हमारे अंतर परजीवी होते हैं जो पशुओं के जो जीआईटी सिस्टम्स होते हैं, तो वो मोस्टली क्या करते हैं कि उनके जो पशु खाते हैं उनके पोषण को वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो पशु क्या होता है मोस्टली वो फिर से बीमार होना स्टार्ट करते हैं, वो अपना जो होते हैं प्रॉपर फुल जो इतना उनका प्रोडक्शन होता है उसे नहीं आ पाते हैं। तो हमें ये डिवॉर्मिंग हर 3 महीने में जो होती है पशुओं को करनी पड़ती है। और उसके साथ साथ जो होते हैं अंतर परजीवी हो गए, साथ साथ बाह्य परजीवी, देखिए टिक्स होते हैं, जो फ्लाइज हैं, टिक्स की बहुत सारी क्या होते हैं वो जो बीमारियाँ होती हैं जैसे बुलगेरिया, एनाप्लाज्मा, जो कि मतलब कि
हिमोप्रोटेटिव डिजीज फैलाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पशुओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो हमें साथ साथ जो है बायो परजिवी उनका भी ख्याल रखना है, समय समय पर इनको जो है बायो परजिवियों से उनको मुक्ति दिलाना है पशुओं को। उनके बाद आता है पोषण प्रबंधन, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, क्योंकि पशु का जब पोषण करते हैं तो मोस्टली उसके साथ में क्या होता है उनका जो होता है पोषण ज़्यादा बढ़ता है, संतुलित आहार देना पड़ता है हमें साथ साथ, क्योंकि हर क्षेत्र का मिनरल जो होता है साथ साथ में क्या होता है हमें मिनरल मिक्सर देना पड़ता है, साथ साथ में हरा चारा, ऐसा सूखा चारा, खल खली सब मिनरल मिक्सर, और साथ साथ साफ पानी की भी व्यवस्था करनी चाहिए। और जो लैक्टेशन जो गाय हैं उनको अलग से भी उनका ख्याल रखना है उसके पोषण के लिए। उसके साथ साथ हमें क्या है और हाइजीन मेंटेन पे इसी भी बात हो सकती है, क्योंकि जब पशुशाला में जब गंदगी बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा बीमारी फैलती है वो मेस्टाइटिस की बीमारी फैलती है, इसकी भी चर्चा हो चुकी है। तो उसमें हमें अपने पशुओं के बाड़े को साफ सफाई रखना है और प्रॉपर वेंटिलेशन करना है। उसके बाद सिक एनिमल मैनेजमेंट, सिक जो बीमार जानवर होते हैं उनको हमें पशु जो होते हैं स्वस्थ पशु से उनको अलग रखना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जरूरी है क्वारंटाइन, जब भी हम किसी पशु को बाहर से खरीद के लाते हैं तो हमें जो अपने पशु हैं पहले से उनमें उनको नहीं मिलाना है, ठीक है। तो क्वारंटाइन तो बहुत जरूरी होता है पशुपालन में। और 107 हमें हर पशु का एक रिकॉर्ड रखना जरूरी है, ठीक होता है, कब डिलीवरी हुआ, कब वैक्सीनेशन हुआ, कब बीमार पड़ा, क्या इलाज हुआ है, तो क्योंकि हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इस तरह से मेंटेन करके हम एक अच्छे हार्ट हेल्थ को मैनेजमेंट कर सकते हैं। और अच्छे हार्ट मेंटेनेंस में क्या होती है कि बीमारियां कम होती है, पशु उत्पादन बढ़ता है, और पशुपालकों जो होते हैं उनकी आमदनी बढ़ती है, उनका खर्चा भी कम होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर स्वस्थ पशु रहेगा तो हमारा किसान समृद्ध होगा, ठीक है। इस बात से मैं किसान को कहना चाहूँगा कि अपने हार्ट को स्वस्थ रखें और सुरक्षित रखें। ठीक, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर रविशंकर जी आपका। मैं जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके से हम अपने पशुओं का देखभाल करके अपनी इनकम को बचा सकते हैं। तो इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पे स्वागत करना चाहूंगी प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर लेखराम यादव जी का, जो कि आज हमें पशुशाला का निर्माण और प्राकृतिक तरीके से पशुओं का रखरखाव कैसे करें उस पर बात करेंगे। तो लेखराम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप सभी को राम राम, नमस्ते। सभी को वर्ल्ड एनिमल वेटनरी डे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मेरा नाम लेखराम है और मैं अपने यहाँ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के अंदर जो है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग, A to सर्टिफाइड डेयरी फार्मिंग कर रहा हूँ। और ये जो फार्मिंग और जो डेयरी डेयरी का जो स्टार्टअप है, ये मैं पूरे वैदिक तरीके से और जो ट्रेडिशनल तरीका था अपना पुराने वाला उसको लेके कर रहा हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है साहिवाल गायों के ऊपर, 120 गायें हैं साहिवाल की। तो वैदिक तरीके से या फिर जो ट्रेडिशनल तरीके से कैसे अपनी डेयरी के अंदर या अपनी गौशाला के अंदर बीमारियां, पशुओं में बीमारियां आए ही नहीं, मक्खी मच्छर आए ही नहीं, थनैला, खुरपका या जो पशुओं के चर्म रोग वगैरह होते हैं वो होए नहीं। सुनने के लिए तो बहुत ही मतलब असमंजस सा लग रहा है कि ऐसा इम्पॉसिबल है, बट मैं ज़्यादा वैसे बोलूँगा नहीं, पर ये सब मैंने करके दिखाया है। आप लोग सभी का स्वागत है। कोटपुतली फार्म पे आप लोग विजिट कीजिए, और 120 गायों के डेयरी फार्म में आप मुझे कहीं पे भी किसी भी प्रकार का चीचड़, दुर्गंध, किसी भी प्रकार का मक्खी मच्छर नहीं दिखा सकते। तो ये सब चीजें हो ही नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं वो 4-5 पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहला तो यही है कि हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो पशुओं के लिए बहुत पॉजिटिव रहता है। आप हम सबको पता है कि ये प्रकृति पूरी सुगंधित पुष्टि वर्धनम पे आधारित है, कि जहाँ सुगंधी होएगी वहीं पे वृद्धि होएगी। तो हमें दुर्गंध वाली जितनी भी चीजें हैं वो अपनी गौशाला या अपनी डेयरी के अंदर नहीं रखनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दूध का स्वाद बढ़ाने के लिए अभी तक मेरे हिसाब से कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और उस पर भी हमने काम किया है बहुत ज़बरदस्त। जो 50-60 साल पहले जैसा दूध होता था वो मिले, उसके लिए भी कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें अपने पशुओं को खिलाना पिलाना चाहिए।
तो पहला तो यही है कि हम कैसे पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे उनको हैप्पी रख सकते हैं, कैसे वो हमें हैप्पी रह के एक बहुत ही अच्छा जो है दूध जो है हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए, वो देश के। तो एक अग्निहोत्र एक प्रक्रिया है एनर्जी साइंस का। अग्निहोत्र 1984 में माधव आश्रम के अंदर जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, तो जो कुशवाहा परिवार जो अग्निहोत्र कर रहा था, केवल वही परिवार आज के दिन बिल्कुल स्वस्थ है। तो उन्होंने इस अग्निहोत्र की जो है परंपरा को आगे बढ़ाया और 2 आहुति का अग्निहोत्र जो है शुरू किया। मैं भी पहले ट्रस्ट नहीं करता था कि धर्मकांड से रिलेटेड होगा, बट ये पूरा एनर्जी साइंस है। इसके 5 रूल होते हैं। इवनिंग और मॉर्निंग के टाइम पे किया जाता है, सनसेट और सनराइज के टाइम पे। 5 रूल तो यही है कि पात्र, इसका एक तांबे का पात्र होता है, उस तांबे के पात्र का परफेक्ट साइज है, लेंथ विड्थ उसकी हाइट। डॉक्टर रामेश्वर मिश्र जो कानपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हुए हैं, उन्होंने इस पात्र के ऊपर 24 साल काम किया। इस पात्र की लेंथ विड्थ हाइट फिक्स होने का मतलब ये है कि जो अग्निहोत्र होने के बाद जो भस्म बनता है वो एक्टिवेट इसी साइज के ऊपर होता है, वो भस्म एक्टिवेटेड चारकोल बनता है वो। फर्स्ट। सेकंड इसका यही है कि देसी गौ माता के कंडे होने चाहिए, क्योंकि देसी गौ माता के कंडों से ही फॉर्मलिन, फॉर्मल्डिहाइड, बीटा प्रोपिलीन और ऑक्सीजन गैसें निकलती हैं। ये सारी की सारी फील गुड हार्मोन सीक्रेट करती हैं जो इंसान वहां पे रह रहा है। और इसका एरिया लगभग लगभग 7 एकड़, चारों तरफ 7 एकड़ का एरिया कवर करता है। तो जब फील गुड हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, जो कर रहा है जो बंदा वहां पे, जो भी कर्मचारी कर रहा है या जो मालिक कर रहा है, तो एक ऐसा ऑरा क्रिएट होता है पॉजिटिव वाइब्स का, जिससे पशु जो है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज्यादा जो है मतलब हैप्पी रहता है। और इसके साथ साथ ही जितनी भी ये गैसें हैं, ये स्टेरिलाइजेशन का काम करती है एनवायरनमेंट में। ये अपने जितने भी फंगस, वायरस, जितने भी अपने ये सब रहते हैं, उनको मतलब एक तरह से माइक्रोबियल लोड को बहुत 99% 90 टू 99% तक भी जो है उसको डिक्रीज करती है। ये सब साइंटिफिकली है, ये सब मतलब टेस्ट रिपोर्टेड है ये सारा का सारा। तीसरा जो है, थोड़े से चावल चाहिए होते हैं 2 आहुति के लिए, और थोड़ा सा देसी गौ माता का घी चाहिए होता है 2-4 बूंद। और 5वां जो रूल है इसका, वो ये होता है कि परफेक्ट टाइम होना चाहिए, क्योंकि अपने भारत में 3.5 घंटे सनसेट और 3.5 घंटे सन। लेखराम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैम, आवाज आ रहा है? सर, आपकी आवाज कट गई थी बीच में। हाँ जी, बिल्कुल अभी आ रही है अब सर। हाँ, हाँ सॉरी, वो एक कॉल आ गया था। तो 5वां रूल है इसका, टाइमिंग का। टाइमिंग परफेक्ट होना चाहिए। एक ऐप है अग्निहोत्र बड़ी करके, उसको जी। इंस्टॉल कीजिए। डॉक्टर उर्लिच जो जर्मनी साइंटिस्ट है, उन्होंने इस ऐप को डेवलप किया है। और आप उसके अंदर अपनी लोकेशन सेट कीजिए और वो आपको टाइमिंग बताएगा सनसेट और सनराइजिंग का। उस परफेक्ट टाइम के ऊपर आपको 2 आहुति का अग्निहोत्र जो है करना है। अच्छा, ये करने से क्या क्या फायदे होते हैं? पहला तो यही है कि बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है, एक ऑरा क्रिएट होता है आपके गौशाला के चारों तरफ। दूसरा, हैप्पी हार्मोन जो है बॉडी से सीक्रेट होते हैं, तो अपने पशु जो है वो बहुत ही ज्यादा खुशहाल रहते हैं। तीसरा जो है, एक्टिवेटेड जो चारकोल निकला है, जो जो भस्म निकली है, उसके अंदर 48 टाइप के मिनरल्स होते हैं और 52% जो है ऑक्सीजन होती है। ये टेस्ट रिपोर्ट है ये इसका भी। तो अब इस अग्निहोत्री भस्म का प्रयोग आप जो जैसे हम जो स्टोर करते हैं गायों के लिए, जो जो फीड होता है उनका, जो भूसा चारा होता है, उसके अंदर जो है उसको डाल दीजिए। किसी भी टाइप का एफ्लाटॉक्सिन, ओक्राटॉक्सिन जो है उसके अंदर डेवलप ही नहीं होगा पूरे साल भर। दूसरा, आप उनके जो है जो चारा डेली खिलाते हैं उसके अंदर थोड़ा 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 उसको डालिए, तो जितने भी मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब उनकी पूर्ति करते, उनमें पूर्ति होगा। तीसरा, आप इस अग्निहोत्र की भस्म से जो एक्टिवेटेड चारकोल है, इसको पानी में मिला के, और एक अभी मैं और बताऊंगा, जैव रसायन का एक फॉर्मूला होता है, बायो एंजाइम जिसको बोलते हैं, उसको साथ मिला के आप जब पशुओं को नहलाते हैं, तो किसी भी टाइप का चमड़ी चमड़ी रोग, खाज, खुजली कुछ भी नहीं आएगा पशुओं के अंदर। तो ये अग्निहोत्र है, आप एक बार स्टार्ट करके देखिए। खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, घर में घर में भी कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त चीज है। दूसरा है कि हम कैसे जो है कैल्शियम, प्रोटीन
और जो है न्यूट्रिशन की पूर्ति कर सकते हैं और पशु बीमार ही ना होए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो आप पशु के लिए जो है बायो एंजाइम बनाइए। आप जो है सरगवा, मोरिंगा या सहजन जिसको बोलते हैं, मैंने दोनों तीनों लैंग्वेज में बताया। तो आप इसका एक फॉर्मूला होता है, 1 किलो गुड़, 3 किलो फल और 10 लीटर पानी को एयर टाइट कंटेनर में बंद करके 90 डेज के लिए रख दीजिए। 90 डेज में कि बहुत ही सुगंधित जो है बनकर तैयार होता है लिक्विड। और आप अपने पशुओं को जो है 30-40 ml पानी के साथ में, या जो उनका जो चारा, जो उनका जो नांद होती है, नांद के अंदर आप चारा डालते हैं, या फिर जो चाट बाट जो होता है उसके अंदर भी आप इसको 30-40 ml जो है डाल के दे सकते हैं। जैसे सरगवा का बनेगा तो पता है आपको, सरगवा जो है या मोरिंगा जो है एक सुपर फूड है। वो केवल इंसान के लिए नहीं है, वो पशुओं के लिए भी है। तो हम जब पशु का दूध पीते हैं तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हम उसको ऐसा न्यूट्रिशन दे कि वो दूध के थ्रू जो है हमारे अंदर आए, बैक्टीरियल फॉर्म में हमारे अंदर आए। क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर जो पावर होती है वो फिजिकल जितने भी ये फूड होते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पावर होती है। तो आप इसका बनाइए, आप जो है आंवले का बनाइए, आप जो है बेलपत्र का बनाइए। तो ये जो बायो एंजाइम बनता है, फॉर्मूला वही है 1-3-10। तो ये जो बायो एंजाइम बनता है इसके अंदर प्रोबायोटिक प्रोटीन्स होता है। केवल इंसान को ही केवल गट के बैक्टीरिया ठीक करने का अधिकार नहीं है, हमें चाहिए कि वो हमारे एक परिवार है। पशु जो है हमारे साथ जो है पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो हमारा परिवार है। और हमें चाहिए कि वो भी अपने गट के बैक्टीरिया ठीक रखे। तो हमें उसको भी जो है प्रोबायोटिक प्रोटीन खिलाना है, विटामिन मिनरल्स उसके अंदर होता है, उसके अंदर जो है कार्बन होता है। तो और बहुत इजी फॉर्मूला है, आप इसको कीजिए। तीसरा जो है, अभी तक मेरे हिसाब से मैंने तो कहीं पे ऐसा सुना नहीं कि ट्रेडिशनल तरीके से कहीं से जो है ऐसा कोई फॉर्मूला हो या ऐसी कोई टेक्निक हो जिससे आप जो है दूध का टेस्ट बढ़ा सकें। तो केवल एक छोटा सा फॉर्मूला है, षड्रस जिसको बोलते हैं। 6 रस इस प्रकृति में 6 रस हैं, खट्टा मीठा नमकीन तीखा कड़वा कसैला। और ये 6 रस जो है हमें छाछ और आंवला से मिलते हैं। 5 रस आंवला के अंदर होते हैं और 5 रस ही जो है छाछ के अंदर होते हैं। तो ये जब दोनों मिलते हैं तो 6 रस, एक एक रस जो है दोनों में कम होता है, तो दोनों मिलने के बाद 6 रस बनता है। यह एक कंप्लीट फूड होता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग भी यूज कर सकता है इसको। तो करना क्या है, 6 लीटर छाछ में थोड़ा सा आंवला पाउडर 20-30 ग्राम डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। या जो है कच्चा आंवला है तो आधा केजी आंवला को कुचल के जो है छाछ में छोड़ दीजिए। और वो आप अपने पशुओं को आधा आधा लीटर जब भी आप पिला सकते हैं, जो है 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन में, जब भी आप पिला सके, आपको एक्स्ट्रा लग रहता है। तो आप एक बार ये सब चीजें करके देखिए, सुपर डुपर रिजल्ट है, मुझे मिले हैं इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। कोई चीज का नुकसान नहीं है, इससे एनवायरनमेंट बचेगा, अपना पैसा बचेगा बार बार जो बीमारियों में आता है। और बीमारियां मेरे हिसाब से लिम्पी के अंदर, एक हमारी सिंगल गाय के अंदर कोई लिम्पी का नामो निशान तक भी नहीं था। और इन सब से हमने बहुत सारी जगह जो है, जब लिम्पी आया था तो हमने ये बताया भी था कि आप ऐसे एक गन चिकित्सा का, सॉरी मैं एक चीज और भूल गया, सुगंधित पुष्टिवर्धनम का एक और फॉर्मूला है गन चिकित्सा। गन चिकित्सा का मतलब स्मेल ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, आप अंसारी के यहाँ से जाइए, आप वो मत लेके आइए जो है हवन सामग्री वगैरह, वो सब नेगेटिव इकोलॉजी है। एक नेगेटिव और पॉजिटिव इकोलॉजी का मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। आप जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे प्रकृति में, वैसे ही जीव जंतु जो है वहां पे आना शुरू हो जाता है। अगर मैं सच्चा बोलता हूँ तो झूठ बोलने वाले के साथ मेरा कभी पटेगा ही नहीं। तो सेम प्रकृति में वैसे ही होता है, आप सुगंधित वातावरण क्रिएट करेंगे तो सुगंधित जीव भी आएंगे अपने वहां पे। तो ये एक फॉर्मूला है गन चिकित्सा। इसमें आपको क्या करना है, जो कंडे गोसे या फिर जो है काऊ डंक या फिर छाना, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग भारत अलग जगह बोलते हैं इनको, तो आपको जो भी समझ में आ रहा है, तो उनको मोटे बनाने हैं। मोटे नहीं बना सकते तो जो अपना घूरे का जो ढेर होता है उसमें से आप, गर्मियों में तो अपने को वैसे ही मिल जाएंगे, उनको उठाइए और एक मटके में डाल के उनको थोड़ा सा जला दीजिए और धुआं होने दीजिए। अब इसके अंदर आपको एक किट बनाना है जिसके अंदर आप जो है पंसारी के यहाँ से, जो कोई पुराना पंसारी है जो आप ट्रस्ट करते हैं उनके ऊपर वहां पे जाइए और उनसे जो है कुछ अगर मगर तगर गूगल अजवाइन और जो है चावल अपना, और जो है कुछ घर में जो है सूखे फूल हो जाएं आपके, वो डाल दीजिए, तो एक किट बन जाएगा ये। पर ये हमें पता है कि सारा का सारा अक्खा मतलब साबुत किट बनता है और प्योर होता है ये, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में मत जाइए, वहां पे ऑलमोस्ट आपको सब नेगेटिव इकोलॉजी मिलेगा, पाम ऑयल से भरा हुआ। इस तरीके से बिल्कुल भी ना लीजिए, आप ये सब कीजिए। इसमें अगर मिला सकते हो तो थोड़ा बहुत देसी गौ माता का घी मिला लीजिए और इसको एक डब्बे में बंद करके रख दीजिए और उधर एक कंडों को निर्दुम करके दिन भर, जब भी आप जो जिस
गौशाला या जिस जो है डेयरी में बहुत सारी मक्खियां से परेशान है, बहुत सारी दुर्गंध से परेशान है, ये फॉर्मूला केवल ये कीजिए, 2-4 दिन करके कर लीजिए। शुरुआत में इसको दिन भर कीजिए, बाद में जब आपको लगे कि हाँ 90%, 80%, 90% जो है कम हो गया है, तो आप इसको सुबह शाम कीजिए, और थोड़े दिन बाद आप इसको एक टाइम में कीजिए, और थोड़े दिन बाद केवल अग्निहोत्र करेंगे तभी भी आपका काम आराम से चल जाएगा। क्योंकि मोस्टली जो डिजीज होती है वो सारी की सारी जो है हवा से, पानी से, इन सब से फैलती है, माइक्रोब्स जितने भी होते हैं। तो जब हमने उसी को स्टीरलाइज कर दिया, उसी को खत्म कर दिया, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि जो है डिजीज कैरी फॉरवर्ड होती हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। कृषि जागरण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज के इसमें मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी लेखराम जी मैं आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर नितिन त्यागी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी, जो कि ICAR NTRI के प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर नितिन त्यागी जी आज हमारे साथ एनिमल न्यूट्रिशन पर बात करेंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि जागरण पर। धन्यवाद पारुल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो सबसे पहले जितने भी प्रतिभागी हैं, पारुल आपका और कृषि जागरण का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय पर मुझे आमंत्रित किया अपने विचार रखने के लिए, और लोगों को, प्रतिभागी उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस समय जो है एक सबसे जरूरी बात जो हमको समझनी पड़ेगी कि इस दिन का क्या महत्व है। तो इस दिन का महत्व यह है कि अभी भी इस समय मैं किसी परेशानी के चलते हॉस्पिटलाइज्ड हूँ, और मेरे सामने जो डॉक्टर साहब आते हैं वो मेरे से पूछते हैं कि आपको कहाँ दर्द हो रहा है, सर में हो रहा है तो किस हिस्से में हो रहा है, क्या कभी ये हिस्ट्री है, पहले कभी कोई दिक्कत आई। वो हर तरह के क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं। लेकिन एक वेटरनरी डॉक्टर जो है, जो पशुओं के हम हैं, उनके पास इस तरह की, मेरे जैसे सारे पेशेंट आसपास के कमरों में हैं, और जितने दुनिया भर के यंत्र इनके पास हैं, वो एंडोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, सारे ब्लड पैरामीटर, वो सारे मेरे टेस्ट हो चुके हैं। लेकिन मैं ये भी देखता हूं कि साथ के साथ मैं खुद एक वेटनरी डॉक्टर हूं, और फील्ड में इस तरह की कंडीशन है कि बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं हमारे डॉक्टर्स इस चीज के ऊपर कि किस तरह से वो पशु को देख करके और उसके हिसाब से अपना डायग्नोसिस करें। तो जितने भी मेरे ये साथी डॉक्टर्स हैं और बाकी लोग जो इस पशुओं से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उनको मैं आज पूरा सर झुका करके प्रणाम भी करता हूं, और उनको इस दिवस की फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा क्षेत्र पशु पोषण से संबंधित है, तो पशु पोषण से संबंधित कुछ बातें मैं आज रखना चाहता हूं यहाँ पे। वैसे आज का जितने भी अभी तक के मैंने बातचीत सुनी है, जैसे अभी लेखनाथ जी ने डिस्कस किया, उन्होंने सीधा सीधा वेद को विज्ञान से जोड़ा, और सही बात है, वेद ज्ञान का केंद्र है, और उसी ज्ञान के बेस पे ये विज्ञान बना हुआ है, विशेष ज्ञान जिसको हम कह सकते हैं। बहुत अच्छा लगा वो जो प्रस्तुति थी। एक डेयरी फार्म के अंदर जितने भी क्षेत्र होते हैं, जैसे कि एड्रेस किए गए हैं इस पर्टिकुलर आज की ग्रुप की मीटिंग में, वैक्सीनेशन एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी डेयरी फार्म को वो चलेगा या बंद हो जाएगा, ये वैक्सीनेशन पे डिपेंड करता है। दूसरा, हमारे साथ में सलोनी जी हैं, उन्होंने भी मेरे सामने एक विषय प्रस्तुत किया था, उसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऊपर है, अपकमिंग और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में अगर मैं किसी फार्म पे किसी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में डिस्कस करता हूं, तो बैलेंस्ड फीडिंग के बाद जो मेरा दूसरा टॉपिक होता है वो यही होता है कि आप किस तरह से न्यूट्रास्यूटिकल्स को बहुत ही समझदारी से प्रयोग करें अपने फार्म पे, जिससे कि पूरे फार्म की हेल्थ भी अच्छी हो और आपके फार्म का जो भी आउटपुट है वो बेहतरीन निकले। तो इसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद इतना अच्छा विषय प्रस्तुतिकरण के लिए। और वैसे ही एक और क्षेत्र जो किसी डेयरी फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी या मुनाफे से संबंधित है और बहुत बेहतरीन जिसके रिजल्ट्स रहे हैं, वो है पशु के पोषण का। एक सिंपल सी बात है
कि करीबन 75% जो पशुओं के ऊपर दैनंदिन का खर्चा है वो पशु के पोषण के ऊपर खर्च होता है, कि हम उसको क्या खुराक दे रहे हैं। अगर उस खुराक को हम ये देखें कि वो पशु के लिए कारगर नहीं है, पशु की जरूरत के हिसाब से नहीं है, तो हम इसी को इम्बैलेंस्ड फीडिंग कहते हैं। अगर पशु की आवश्यकता के अनुसार हम उसे खुराक दे रहे हैं तो उसको बैलेंस फीडिंग कहते हैं। यहाँ पे मेरे पास दायित्व जो कैटल यार्ड है उसके इंचार्ज का भी है, तो उस संदर्भ में मैंने जो कुछ चीजें छोटी छोटी सीखी हैं वो मैं अपने साथियों के साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहली बात है कि किसी भी फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी इस चीज पे डिपेंड करती है कि पशुओं को संतुलित खुराक मिल रही है या नहीं मिल रही है। आप ये मान के चलिए कि अगर किसी फार्म के ऊपर आप एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, जो कि जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा तो हमारा यही कहना है कि सारे जितने भी किसान भाई जो डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए मित्र हैं वो भी एक बिजनेसमैन की तरह सोचना आरंभ करें। तो एक रजिस्टर रहेगा जिसमें उनको आवक जावक, प्रॉफिट किस चीज से आ रहा है या प्रॉफिट हानि किस चीज से हो रही है, ये मेंटेन होना चाहिए। तो इस संदर्भ में ये देखा जाएगा कि उसके दैनंदिन खर्चों में क्या पशुओं के पोषण संबंधी जो खर्चा है वो 75% है या नहीं है। वो होता है ये तो ठीक है, लेकिन अगर पशुओं के पोषण के ऊपर होने वाला खर्चा 65% के आसपास या उससे नीचे आ रहा है तो एक्चुअली ये एक अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये एक फार्म के ऊपर, यानी कि हम एक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे अभी मौसम बदल रहा है, अगर मैंने अपने खाने पीने का ध्यान ठीक से नहीं रखा तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि मेरा डॉक्टर के ऊपर का खर्चा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से जब हम एक डेयरी फार्म का नेतृत्व कर रहे हैं, डेयरी फार्म की देखभाल कर रहे हैं, तो खाने पीने के खर्चा कम होने के मतलब ये है कि आने वाले समय में ये फार्म धीरे धीरे अब लॉसेस की तरफ चल पड़ेगा। तो इसलिए संतुलित खुराक का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपको पशु से प्रोडक्शन भी लेना है, इसके साथ साथ उसके प्रजनन का भी ध्यान रखना है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उसका प्रबंधन ठीक से करें। अच्छा, पशु की खुराक में जो मुख्य तत्व हैं, एक तो ये होता है कि उसको हम हरा चारा, जो पशु की नेचुरल खुराक है, हम वो देते हैं। इसके अलावा उसकी खुराक का मुख्य पार्ट एक होता है कि दाना मिश्रण और सूखा चारा। ठीक है, आने वाले समय में जैसे गर्मियों का हिसाब किताब बढ़ रहा है, मैं इसको भी विषय को भी थोड़ा रखने की प्रयास करूंगा, लेकिन इन तीनों को संतुलित हिसाब से हमें खिलाने की आवश्यकता है। दाना मिश्रण के अंदर जो कुछ मुख्य अवयव हैं वो ये है कि एक तो अनाज का एक पोर्शन रहेगा। ये जो अनाज का पोर्शन है ये पशु के लिए एनर्जी का स्रोत है, और पशु के प्रोडक्शन के हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि अनाज की मात्रा कितनी रहेगी। तो जैसे हम एक रेंज दे देते हैं कि 32% से 40% तक पशु के दाना मिश्रण में अनाज के चीजों का होना चाहिए। अगर ज्यादा दूध देने वाले पशु हैं तो अप टू 40%, कम दूध देने वाले पशु हैं तो 32%। और उसके साथ साथ दूसरा जो अवयव है उसमें जो पार्ट है वो ये होता है कि उसमें खलियां होती हैं। ये जो अलग अलग खलियां हैं ये जरूरी हैं पशु को प्रोटीन के रिक्वायरमेंट पूरे करने के लिए। सरसों की खल, बिनौले की खल, आजकल मीठी खलों में जैसे बिहार की तरफ तीसी की खल है, ग्वार कोरमा, ग्वार चूरी हमारे राजस्थान की तरफ के भाइयों को बहुत पसंद है, भाइयों को मतलब पशुओं को बहुत पसंद है। और इसके साथ साथ ग्राउंड नट यानी मूंगफली की खल, सोयाबीन की खल, ये सारे प्रोटीन के सोर्स हैं। हम ये ध्यान रखें कि इनकी मात्रा 32 से 34% के बीच में पशु की खुराक में रहेगी। और साथ साथ कम और ज्यादा प्रोटीन की मात्रा वाली खलियां का उपयोग इसके अंदर अच्छी तरह से होना चाहिए। एक साथ 2 या 3 तरह की खल यूज करना हमेशा हमको एक तरह से प्रोटीन की सप्लाई को नियंत्रित करने में हमको मदद करता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है वो मिनरल मिक्सचर और नमक है, और बाकी का पोर्शन हम पूरा करते हैं पशुओं की खुराक में जो एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स हैं उनके थ्रू, जिनमें चोकर या दाल चूनी इस तरह की चीजें आती हैं। अच्छा, मिनरल मिक्सचर खुराक में है तो 2%, लेकिन पशु का प्रजनन और पशु का जो जनरल हेल्थ है और प्रोडक्शन, ये सारा मिनरल मिक्सचर के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है। तो कोई भी अगर मुझसे आके कहे कि 2% की जगह 1% मिनरल मिक्सचर डाल लो क्या, तो साहब ये काम नहीं चलेगा, ये बहुत ही डेंजरस होगा मेरे फार्म के लिए।
हमारे लिए ये फिक्स है कि 2% मिनरल मिक्सचर 1%। हमने एक 100 गांव का सर्वे किया था मुजफ्फरनगर का, और हमने देखा कि करीबन 60% लोग हैं जो जरूरत से कम खिला रहे हैं एनर्जी और प्रोटीन, और 40% ऐसे हैं जो जरूरत से ज्यादा भी खिला रहे थे। दोनों ही अनबैलेंस्ड है। लेकिन मिनरल मिक्सचर देने वाले लोग हमको 100 फार्म में हमने जब देखा तो 0% था। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। अगर हमको फार्म पे प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए तो कॉम्प्रोमाइज करने की चीज मिनरल मिक्सचर तो कम से कम नहीं है, बाकी चीजों में हम सोचो। इसके अलावा जो एक प्रयोग हमने किया है कि जब आपके पास संतुलित खुराक है तो पशु का जो बाड़ा मेरे पास है उसमें प्रोडक्शन लेवल, जो दुधारू पशु हैं उनमें प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से और पशु के फिजियोलॉजिकल स्टेटस के हिसाब से, कार्ब्स, हीफर, ड्राई, प्रेग्नेंट, इस तरह से हमको वर्गीकरण करने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि सारे पशु एक साथ खड़े हैं, कम दूध देने वाले कोई दादागिरी करके जरूरत से ज्यादा खाएगा और ज्यादा दूध देने वाले को पोषण नहीं मिलेगा, ठीक से पोषण नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ी डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी है तो पशुओं को वर्ग के अनुसार खड़ा करने की आवश्यकता है, और उस पर्टिकुलर ग्रुप में जितना भोजन जाना चाहिए वो जरूर जाना चाहिए। सुबह और शाम पशु को, अगर नॉर्मली तो डेयरी फार्मर्स दाना उसको पशु को देते हैं उस टाइम पे जब दूध निकालते हैं सुबह और शाम। अच्छा ये होगा कि सुबह शाम जितना भी दाने का रिक्वायरमेंट है 2 भागों में बांट करके दाने को किसी ना किसी स्ट्रॉ के साथ में मिक्स करके दीजिए। ठीक है, तो इससे पशु के पेट संबंधी बीमारियां जो हैं वो एकदम रिड्यूस हो जाती हैं, और पशु के खुरों की जो तकलीफें हैं उन पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो ये एक जरूरी पार्ट है। जितनी जल्दी आप सुबह पशु के आहार को स्टार्ट कर देंगे उतना ही अच्छा होगा कि वो दिन भर में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आहार खा सकता है। कई बार मैंने कुछ फार्म पे देखा कि हाँ साहब हम खाना चारा दाना पूरा कर रहे हैं, लेकिन इस समय प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरा पशु तो खा ही नहीं पा रहा है। नॉर्मली मैं जब प्रश्न करता हूँ कि आप कितने बजे ये दाना चारा खिलाना शुरू करते हैं तो वो 9-10 बजे ऑफिस आवर के हिसाब से बताने लगते। पॉसिबल ही नहीं है पशु के लिए, तो हमको उनकी खुराक सुबह 6 बजे से स्टार्ट करनी है। इस तरह की बहुत सारे पॉइंट हैं, और ये जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई प्रश्न स्पेसिफिक आता है तो मैं प्रयास करूंगा उत्तर देने का। ये छोटे मोटे 4-5 चीजें थी जो मुझे लगा कि आज पोषण से संबंधित बातों में जनरल बातें मैं डिस्कस कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद कृषि जागरण। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सर मैं आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आज के सेशन हमें ये याद दिलाता है कि पशु स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अकेले डॉक्टरों की नहीं बल्कि हम सभी की है, चाहे वो किसान हो, शोधकर्ता हो, नीति निर्माता हो या फिर आम जनता हो। पशु स्वस्थ रहेंगे तभी देश स्वस्थ होगा। इसी के साथ अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए इनवाइट करना चाहूंगी ग्रुप एडिटर एंड सीईओ ऑफ एग्रीकल्चर वर्ल्ड ममता जैन मैम जी का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पारुल। जैसा कि हमारे फर्स्ट स्पीकर डॉक्टर तरुण श्रीधर जिनके हम बहुत बड़े फैन हैं उनके काम के, क्योंकि वो इतने सादगी से अपना काम करते आए हैं और इतने वो हम्बल हैं। आई मीन डिस्पाइट बीइंग द सेक्रेटरी ऑफ फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, वो हमेशा यही कहते हैं कि मैं अब सीख रहा हूँ। तो आज भी पूरे समय हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभी 5 मिनट पहले उनकी एक मीटिंग थी इसलिए गए हैं वो उनको मैंने बोला भी कि सर आप अभी अगर आपको मीटिंग है तो जा सकते हैं। बोले नहीं मैं सीख रहा हूँ। so that kind of people are working with the animal husbandry department. so जैसे उन्होंने कहा और जैसे अभी भी डॉक्टर त्यागी ने भी बोला कि आज वर्ल्ड वेटनरी डे सेलिब्रेट करते हुए हमारे लिए ये रियलाइजेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जैसे हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं कि डॉक्टर भगवान के समान होता है, तो जो वेटनरेनियंस है हमारे वो उस भगवान के लेवल से भी ऊपर हैं, क्योंकि वो उन पशुओं को ट्रीट कर रहे हैं जो बेचारे बोल भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते कि उनको क्या प्रॉब्लम है। एंड जैसा कि उन लोग ने कहा कि अगर हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनिमल्स, एंड अगर एनिमल्स स्वस्थ हैं तो कृषि स्वस्थ है, कृषि स्वस्थ है तो हम सब स्वस्थ हैं। सो एक विकसित भारत का जो सपना देखा है मोदी जी ने, उसके लिए जो पशु स्वास्थ्य है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। उसकी बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है
for the Viksit Bharat and for the growth of India. So thank you all eminent seniors, all eminent experts, panelists, and animal husbandry farmers, जितने भी लोग जुड़े हैं, आप सबका बहुत 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 धन्यवाद आज के दिन को इतना स्पेशल बनाने के लिए और हमें इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए. Thank you for this most enriching session from all of you. So thank you so much, sir. Thank you. And greetings for a very happy World Veterinary Day. Thank you. थैंक यू सो मच मैम. इसी के साथ हम कृषि जागरण की ओर से आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आपने आज का ये महत्वपूर्ण सेशन देखा, सुना और उससे जुड़कर इस मुहिम को आगे बढ़ाया. धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद.